नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 181 फिर से वन्य दिव्य कक्ष में प्रवेश करना। ये यून ने ताया दिव्य शहर में एक दैनिक दिनचर्या शुरू की। हर सुबह वह जड़ी बूटियों के पहाड़ पर जाता था। अपनी शारीरिक गतिविधियों को निखारते हुए वह जड़ी बूटियां चुनता था। फिर रात को वह ध्यान करता था। धीरे धीरे यही ये यून का जीवन बन गया। चूंकि ये यून का काम झो कुए और सोंग जिजुन के काम से अलग था, इसलिए धीरे धीरे उनका उनसे संपर्क कम होता गया और यह इस तथ्य से और भी बढ़ गया कि वह जल्दी निकल जाते थे और देर से घर लौटते थे और कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। धीरे धीरे शिवानव सेना के कई सदस्य ताया दिव्य शहर के भीतरी इलाकों में चले गए और वे मध्यम श्रेणी के कमरों में रहने लगे। मध्यम वर्ग के कमरे अधिक विशाल थे और बेहतर स्थानों पर स्थित थे। लेकिन अगर दिव्य नगर में स्वर्ग पृथ्वी युवांची की सघनता की तुलना की जाए तो केंद्रीय दिव्य मीनार को छोड़कर बहुत अधिक अंतर नहीं था। कुछ शायद अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन बहुत अधिक नहीं। बेशक मध्यम वर्ग के कमरों में आत्माओं को एकत्रित करने की व्यवस्था थी जो अधिक उपयोगी थी। इसके अलावा मध्यम वर्गीय कमरे में रहने का सबसे बड़ा फायदा मान सम्मान था। कई युवा नायकों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी, इसलिए मान सम्मान बहुत महत्वपूर्ण था। ये यून अपनी जगह से नहीं हिला। वह शहर के एक कोने में खड़ा रहा। उसे अकेले रहना अच्छा लग रहा था। आत्माओं को एकत्रित करने वाले तंत्र की बात करें तो उसके कमरे में वह भी मौजूद था। ये कमरा झो कुई से छीना गया था और यह उस क्षेत्र का सबसे अच्छा कमरा था। आज ये यून के लिए जड़ी बूटियां चुनने का 5वां दिन था। सोंग जिजुन भी घर छोड़ने की योजना बना रहा था। वह अलविदा कहने आया था। ये यून, क्या तुम मध्यम वर्गीय इलाके में नहीं जा रही हो? ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बड़ा अंतर नहीं है। वैसे भी मेरा कमरा भी मध्यम वर्गीय कमरा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोंग जिजुन ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मध्यम वर्गीय क्षेत्रों के किसान अधिक शक्तिशाली हैं। उनसे संपर्क रखने के कई फायदे हैं। उदाहरण के लिए व्यापार, बातचीत आदि। वे आपकी शक्ति बढ़ाने में मदद करेंगे। सोंग जिजुन के मध्यम वर्गीय इलाके में जाने का यही मुख्य कारण था। ये यून ने अभी अपना सिर हिलाया। ठीक है फिर, सोंग जिजुन ने और कुछ नहीं कहा। ये यून, तुम्हें जल्दी किसी के साथ अभ्यास करने आना चाहिए। तुम्हारी चाल ढाल देखकर तो लगता ही है कि तुम्हें कोई अभ्यास साथी नहीं मिल रहा। अपनी अपनी नौकरियों के अलग अलग स्थानों के कारण सोंग जिजुन को ये यून की जड़ी बूटी चुनने की स्थिति के बारे में पता नहीं था। ये यून मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं बोली। मैं कुछ महीनों के लिए ही जड़ी बूटियां चुनूंगी। उसके बाद मैं ये काम जारी नहीं रखूंगी। ठीक है, फिर ठीक है। सोंग जिजुन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। सोंग जिजुन के जाने के बाद ये यून वाइल्डनेस डिवाइन हॉल की ओर चल पड़ा। अगर कभी ये यून अपना निवास स्थान बदलना चाहता तो वह मध्यम या उच्च वर्ग के कमरों में नहीं जाता, बल्कि वह अपना निवास स्थान केंद्रीय दिव्य मीनार में स्थानांतरित कर लेता। मध्यम वर्गीय जिला। ये यून को वहां रहने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। पिछले 5 दिनों में ये यून को जड़ी बूटी चुनने के दौरान प्रतिदिन 200 से अधिक ड्रैगन स्केल रून्स की स्थिर मात्रा प्राप्त हो रही थी। वांग नाम की महिला ने पहले सोचा था कि यून को पहले ही दिन इतनी सारी जड़ी बूटियां चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वही यून की ड्रैगन स्केल रून्स से होने वाली कमाई को धीरे धीरे घटते देखने का इंतजार कर रही थी। हालांकि ये यून के शरीर में जड़ी बूटियों की मात्रा कम नहीं हुई, बल्कि प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। परिणामस्वरूप वांग के पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा था। उसका लगातार अपशब्द बोलने वाला मुंह आखिरकार बंद हो गया। ये यून तो बिल्कुल ही अनोखी थी। हालांकि इस गति से उसके लिए झोंग यी का रिकॉर्ड तोड़ना असंभव था, लेकिन ये यून पिछले कई 100 वर्षों से ताया दिव्य शहर में जड़ी बूटी चुनने वाला सर्वश्रेष्ठ साधक था। जिन लोगों में योग्यता होती थी उनका सम्मान किया जाता था। इसलिए वांग चाहे कितनी भी निर्दयी क्यों न हो, उसने ये यून के साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर दिया था। और आज ये यून ने 1000 ड्रैगन स्केल रन जमा कर लिए थे। वह वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में प्रवेश करना चाहता था। तब तक अंधेरा हो चुका था। ये यून वाइल्डनेस डिवाइन हॉल के सामने खड़ा हुआ और उसने अपना सिर उठाया। विशाल वाइल्डनेस डिवाइन हॉल को देखकर वह भावविभोर हो गया। आपको कौन सा कमरा चाहिए? आज ये प्रश्न वाइल्डनेस डिवाइन हॉल के प्रभारी एक वृद्ध व्यक्ति का था। इस वृद्ध व्यक्ति के बाल तलवार की तरह खड़े थे। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। उसकी भौहों के बीच एक लाल रत्न जड़ा हुआ था जो बहुत ही खास था। इस रत्न को देखकर ये यून ने दोबारा गौर किया। उस रत्न की मौजूदगी से बूढ़े व्यक्ति को एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। काइमेरा, 2 घंटे। ये यून ने पहले वाले काइमेरा को चुना। उसका उद्देश्य केवल ऊर्जा अवशोषित करना ही नहीं था, बल्कि काइमेरा के नियम संबंधी सत्यों की जानकारी प्राप्त करना भी था। अपना टोकन सौंपने के बाद 1000 सुनहरे मंत्र वाइल्डनेस डिवाइन हॉल की सरणी में फैल गए। ये यून ने अंततः काइमेरा हॉल में फिर से प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। प्रकाश की एक तेज चमक के साथ ये यून अंदर खींच ली गई। तुरंत ही ये यून को महसूस हुआ कि वह अत्यधिक दबाव में है। ये यून ने अपनी तैयारी कर ली थी। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ा और अपने शरीर की युआन ची को प्रवाहित करते हुए आदिम प्रजातियों के उत्पीड़न का बपतिस्मा ग्रहण किया। कुछ ही क्षणों में ये यून अपने शरीर के भीतर अत्यंत शुद्ध ऊर्जा को उबलते और ऊपर उठते हुए महसूस कर सका। ये यून की दृष्टि एक बार फिर सफेद हो गई। जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित किया, काइमेरा के सिर से प्रकाश के कई बिंदु एकत्रित हुए और अंततः कबूतर के अंडे के आकार का प्रकाश का एक पिंड बन गए। ग्रेट यान के सोने से गुजरने के बाद प्रकाश का वह पिंड धीरे धीरे ये यून की ओर बढ़ने लगा।
प्रकाश के उस पिंड के भीतर अत्यंत सूक्ष्म मायावी परछाइयां इधर उधर लुढ़क रही थीं। ये यून ने अपना मुंह खोला और ऊर्जा के उस गोले को निगल लिया। ये यून इस बात से पहले से ही काफी परिचित था और उसे यह पहली बार की तुलना में कहीं ज्यादा आसान लगा। ये यून ने धीरे धीरे काइमेरा की ऊर्जा से प्राप्त होने वाले नियमशास्त्रीय सत्यों की अंतर्दृष्टि प्राप्त करना शुरू कर दिया और उसने अपने शरीर को उस सारी ऊर्जा को ग्रहण करने की अनुमति भी दी। ये यून ने आदिम प्रजाति की ऊर्जा के एक एक कण को निगलते हुए उसे अपने दांत्यान के भीतर समाहित कर लिया। समय जल्दी बीत गया और 2 घंटे की समय सीमा समाप्त हो गई। धत्तेरे की घंटी बजी। इन 2 घंटों में ये यून का पूरा ध्यान ऊर्जा को ग्रहण करने पर केंद्रित था। उसने उसे पचाया नहीं, इसलिए उसका शरीर गर्म महसूस हो रहा था। काइमेरा हॉल से बाहर निकलने के बाद वह अपने निवास पर नहीं लौटा। इसके बजाय उसने 80 ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान करके वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में एक रात के लिए एक उच्च श्रेणी का कमरा किराए पर लिया। ये यून ने इस साधना कक्ष के भीतर पत्थर के पलंग पर ध्यान करना शुरू कर दिया। उसने ग्रेट यान सोने से जो ऊर्जा निकाली थी वह बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इसकी शुद्धता और मौलिक उत्पत्ति के कारण इसकी तुलना सामान्य निर्जन हड्डियों से प्राप्त ऊर्जा से नहीं की जा सकती थी। ये यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने दांत्यान से ऊर्जा को अपने सभी अंगों में प्रवाहित किया। इस ऊर्जा में प्राचीन आदिम जीवों के रक्त का सार समाहित था। ये सार धीरे धीरे ये यून के रक्त में विलीन हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसने एक पूरा घड़ा पुरानी शराब पी ली हो। कुछ ही देर में ये यून का शरीर बुरी तरह गर्म हो गया और उससे भाप निकलने लगी। आदिम प्रजाति की ऊर्जा के भीतर खिंची एक उग्र बाढ़ की तरह थी। ये ही उनकी नसों और रक्त वाहिकाओं से होकर सीधे ही उनके सिर तक पहुंच गई। ऊर्जा के अराजक प्रवाह के कारण यह अत्यंत दर्दनाक था। यह अनुभूति ऐसी थी मानो उसका शरीर धातु का बना हो और आदिम प्रजाति की ऊर्जा का सार एक हथौड़े की तरह हो। हर ऊर्जा का प्रवाह एक हथौड़े की तरह उस पर प्रहार कर रहा था। लगातार ये उनके शरीर को गढ़ रहा था। हालांकि इससे ये उनके जोड़ों में दर्द हुआ, लेकिन ये दर्द ये उनके लिए एक सुखद अनुभव था। ये दर्द भी था और आनंद भी। ये यून इस भावना में पूरी तरह डूबा हुआ था और 7 घंटे बाद उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसे लंबे समय तक गर्म पानी की भाप में पकाया गया हो। धीरे धीरे हड़तालें कमजोर पड़ने लगी। उसकी जगह नशे की अवस्था ने ले ली। इस अवस्था में ये यून सब कुछ भूल गया और बिना किसी दृढ़ विश्वास या चिंता के वह एक आदिम जानवर की तरह आकाश में उड़ रहा था, विशाल निर्जन क्षेत्र को निहार रहा था। ये यून के मन में सूक्ष्म रूप से अंकित आदिम पशु द्वारा नियमशास्त्रीय सत्यों का नियंत्रण। ये नियम संबंधी सत्य अभी भी अस्पष्ट थे, लेकिन उन्होंने ये यून के मन में एक बीज बो दिया था जो भविष्य में अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। देर रात 8 घंटे ध्यान करने के बाद ये यून अपनी अद्भुत अवस्था से जाग उठा। उसने अपने शरीर की युवांशी का संचार किया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त के मध्य चरणों से बस थोड़ी ही दूरी पर था। ये यून को बैंगनी रक्त स्तर प्राप्त किए 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में उन्होंने बहते पारे का वस्त्र धारण किया और निरंतर साधना की। आदिम प्रजाति की ऊर्जा के 2 अवशोषणों के साथ ये यून का वर्तमान साधना स्तर अंततः इस स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि वह सफलता की राह में बस थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन उसने आदिम प्रजाति की सारी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। पर्पल ब्लड के मध्य चरण से सिर्फ आधा कदम दूर रहते हुए बिना रुके अंत तक पहुंचने के लिए ये यून कैसे हार मान सकता था। उसने तुरंत अपने सामान में से सेम के आकार के 2 क्रिस्टल निकाले। दिव्य राजधानी के जिन लॉन्ग वे शिविर में वापस आकर यान मेंगलोग ने फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 2 उच्च श्रेणी के हथियार और 2 वीरान हड्डी के अवशेष देने का वादा किया था। ये यून ने अब तक उन 2 वीरान अस्थि अवशेषों का उपयोग नहीं किया था। वह उस सामग्री का उपयोग वहीं कर रहा था जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने बिना सोचे समझे उन 2 निर्जन अस्थि अवशेषों को निगल लिया। धमाका। वीरान अस्थि अवशेषों के भीतर की ऊर्जा ये यून के शरीर में बारूद की तरह फट पड़ी। ये यून का खून एक बार फिर खौलने लगा। रहस्यमय अनुभूति एक बार फिर लौट आए। ऊर्जा के प्रवाह के तहत ये यून को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बैंगनी रक्त के मध्य चरणों को छू रहा हो। उन 2 वीरान अस्थि अवशेषों ने ये यून को पर्याप्त युवांशी प्रदान की जिससे उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। मेरे लिए रास्ता बनाओ। ये यून ने अपनी हड्डियों के बल पर दहाड़ लगाई। पेन। उस क्षण ऐसा लगा जैसे कुछ फट गया हो। ये यून को लगा कि उसकी नसें खुल गई हैं और उसका रक्त प्रवाह तेज हो गया है, जिससे उसे आनंद हुआ। वह अपनी दहाड़ को रोक नहीं सका और जोर से चिल्ला उठा। उसके बाद ध्यानमग्न ये यून ने अचानक अपनी आंखें खोली। बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन ये यून की आंखें रात की बिजली की तरह थीं, जिससे शून्य में बिजली सी दौड़ गई। ये यून एक फुर्तीले शिकारी तेंदुए की तरह अपने पत्थर के पलंग से उछल पड़ा। पर्पल ब्लड का मध्य चरण। वह अंततः पर्पल ब्लड के मध्य चरण तक पहुंच गया था। ये यून साधना कक्ष के केंद्र में कूद गया और जैसे ही उसने अपने शरीर को हिलाना शुरू किया, उसके चारों ओर परछाइयों की एक पूरी श्रृंखला बन गई। इन परछाइयों के कारण ये यून का शरीर पूरी तरह से धुंधला दिखाई देने लगा और ऐसा लग रहा था मानो वह वास्तविक ही न हो। ये यून की गति तेज होती गई और धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे वह आसपास के वातावरण में समाहित हो गया हो। वह अपने परिवेश के साथ एक हो गया था। सूक्ष्म बारीकियों को लेकर बड़ी सफलता का दौर। ये यून ने एक बार फिर अपनी गति तकनीक का चरम प्रदर्शन किया। ये वास्तव में सूक्ष्मता का एक बड़ा सफल मंच था। अध्याय 182। द्वारपाल के रूप में सेवा करने वाला बुजुर्ग। ये यून की गति इतनी भयावह थी जबकि उसने अभी भी बहते हुए पारे का गाउन पहन रखा था। हालांकि बहते पारे के गाउन का वजन घटकर सबसे कम हो गया था, फिर भी वह 10 कड़ाही के बराबर था। इस वजन और प्रतिबंधात्मक शक्ति के बावजूद प्रभावित रहना भयावह था, लेकिन सूक्ष्मता के बारे में ये यून की समझ ने उसे इसे पूरी तरह से अनदेखा करने की अनुमति दी। ये यून अचानक रुक गया और दोनों मुट्ठियों से जोरदार प्रहार किया, जिससे एक शक्तिशाली हवा का झोंका निकला।
उसके शरीर से भी आवाज निकली। क्लैंग धातु की ध्वनि के साथ 1000 सेनाओं की तलवार म्यान से बाहर निकाली गई। तलवार चमक उठी जिस पर चांदनी की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। तलवार की छाया ने हवा का ऐसा प्रवाह उत्पन्न किया जिससे पानी अंदर नहीं आ सका। तलवार की ऐसी तेज चमक ने साधना कक्ष में बवंडर जैसा माहौल बना दिया। फिर भी इससे कमरे के किसी भी सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये यी यून के अपनी ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण के कारण संभव हुआ हो गया। 1000 सेना की तलवार म्यान में रखते ही यी यून का शरीर अचानक गति से स्थिर हो गया। ये परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ कि ऐसा लगा मानो भौतिकी के नियम ही टूट गए हों। यी यून अंधेरे कमरे में चुपचाप खड़ा था। कमरा बिल्कुल शांत था। साधना कक्ष की व्यवस्था में प्रवेश करती चांदनी जमीन से टकराकर परावर्तित हो रही थी, जिससे वह सफेद रंग की एक परत जैसी दिख रही थी। और उस परावर्तन पर चुपचाप खड़ा यी यून था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक पल भी हिला ही न हो। स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने और भेजने की इस क्षमता ने यी यून को परमानंद से भर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सचमुच आनंददायक है। यी यून को लंबे समय से इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी। आदिम प्रजाति की ऊर्जा को देखकर यी यून और भी ईर्ष्या करने लगा। वह वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में फिर से प्रवेश करने के लिए और अधिक ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करना चाहता था। फिलहाल वह केवल जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पर ही निर्भर था। ये नौकरी सचमुच उसके जीवन का वरदान थी। इसने उसे संचय करने की सबसे बुनियादी क्षमता प्रदान की। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी वर्तमान शक्ति के साथ ताया दिव्य नगरी में ड्रैगन स्केल रून्स को जल्दी से इकट्ठा करना मुश्किल होता। 4 साल से अधिक समय से साधना कर रहे सभी लोग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ये यून ने 1000 सेना की तलवार को म्यान में रखा और साधना कक्ष से बाहर निकल गया। साधना कक्ष से कुछ ही दूरी पर वाइल्डनेस डिवाइन हॉल की देखरेख का जिम्मा संभालने वाला बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी भौहों के बीच स्थित लाल रत्न चांदनी में चमक रहा था। बुजुर्ग ने यी यून की ओर अजीब नजर से देखा। ओह, तुमने सफलता प्राप्त कर ली। इस बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से अपनी दिव्य दृष्टि खोल ली थी और वही उनकी साधना का स्तर बता सकता था। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि यी यून प्रारंभिक स्तर के बैंगनी रक्त साधना के साथ प्रवेश किया था, लेकिन मध्य स्तर के बैंगनी रक्त साधना के साथ बाहर निकला। इतना खराब भी नहीं। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाई। एक कोण से देखने पर उसकी भौहों के बीच स्थित लाल रत्न एक और आंख की तरह लग रहा था, जो एक विचित्र अनुभूति को और भी तीव्र कर रहा था। इससे पहले चिमेरा हॉल में अपनी भूख मिटाने के बाद वह साधना कक्ष में चला गया था। इसी वजह से उसने उस बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब गहन निरीक्षण करने पर यी यून ने पाया कि वह बूढ़ा व्यक्ति पानी के एक गहरे कुंड के समान था और उसकी गहराई को समझना असंभव था। लेकिन अचानक वह अथाह अनुभूति गायब हो गई और बुजुर्ग व्यक्ति सामान्य हो गया। युआनची में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था, मानो यी यून के सामने खड़ा बुजुर्ग व्यक्ति एक साधारण मनुष्य ही हो। इस अचानक हुए बदलाव से यी यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह आह भरे बिना नहीं रह सका। ताया दिव्य नगरी में तो हर तरह के छिपे हुए ड्रैगन थे। बेशक यी यून उस बूढ़े व्यक्ति के साधना स्तर का पता नहीं लगा सकता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। ताया दिव्य शहर में कई लोगों के पद देखने में आकर्षक नहीं थे, लेकिन वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी, प्रशिक्षककिन और यहाँ तक कि जड़ी बूटी कार्यालय की क्रूरवांग महिला भी सभी मनुष्यों में पूर्ण विशेषज्ञ थे। क्या यह एक भाग्यशाली सफलता है? तुम तो नौसिखिया लगते हो। 1000 ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित कर पाना और फिर से वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में आना कोई बुरी बात नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। कुछ नौसिखिए बलवान थे और जुए की लड़ाइयों, व्यापार या अपने प्रशिक्षकों से पुरस्कार प्राप्त करके जल्दी से ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित कर सकते थे। इससे पहले कि यून कुछ जवाब दे पाती, बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया और बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ गया। उसने एक उंगली बढ़ाकर यी यून की भौं के बीचों बीच की ओर इशारा किया। बूढ़े आदमी की गति तेज नहीं थी, लेकिन उसकी उंगली में एक अवर्णनीय आकर्षण था जिससे यी यून चिंतित हो गई। बिना सोचे समझे वह पीछे की ओर कूदा और 1000 आर्मी कृपान को म्यान से बाहर निकाल लिया। एक इंसान की लंबाई का तेज धारदार ब्लेड बूढ़े आदमी की ओर झपटा। यी यून ने ढिलाई नहीं बरती और न ही उसे इस बात की चिंता थी कि 1000 सेना की तलवार उस बूढ़े को नुकसान पहुंचाएगी। ये सब तो बस मजाक था, क्योंकि अगर वह अज्ञात साधना स्तर वाले उस बूढ़े को नुकसान पहुंचा सकता तो वह ताया दिव्य नगर में प्रशिक्षक बन सकता था। अरे वाह, बूढ़े आदमी ने चीखते हुए कहा। अरे बदमाश, तुमने तो बिल्कुल भी रहम नहीं किया। क्या तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं आता? वो तो बस यी यून की परीक्षा ले रहा था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यी यून की प्रतिक्रिया इतनी तेज और निर्णायक होगी। जब लोगों की अचानक परीक्षा ली जाती थी तो वे अक्सर चौंक जाते थे और यहाँ तक कि बुजुर्ग, आप क्या कर रहे हैं, जैसी नजर से देखते थे। लेकिन यी यून ने पलक झपकने से भी कम समय में अपनी तलवार निकाल ली। तेज धार वाली तलवार निकालकर उसने बिना कुछ कहे बूढ़े आदमी के सिर पर वार कर दिया। ये प्रतिक्रिया बूढ़े आदमी के लिए आश्चर्यजनक थी, लेकिन साथ ही वह प्रभावित भी हुआ। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने चीख मारी थी, लेकिन उसके हाथ की हरकतें सटीक थीं। उसने बस यी यून की तलवार की रीढ़ को झटका दिया। धातु की एक तेज आवाज के साथ यी यून की कलाई में कंपन हुई। यी यून को लगा कि उसकी कलाई सुन्न हो गई है और उसकी तलवार उससे दूर गिर गई। तलवार की रीढ़ की हड्डी उसका सबसे कमजोर हिस्सा होती है। बूढ़े व्यक्ति ने आसानी से यी यून की चालों में कमजोरी ढूंढ ली थी और अगले ही पल बूढ़े व्यक्ति की उंगली ने यी यून के माथे को हल्के से छू लिया, जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी की सतह पर उतरती है। यी यून को बस इतना महसूस हुआ कि उसका माथा सुन्न हो गया है। बिजली के झटके की तरह वह लगभग 1000 आर्मी सेबर को गिराने ही वाला था। यी यून ने खुद को संभालने से पहले कई कदम पीछे हटे। हे बच्चे, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम मर चुके होते। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उंगली पीछे खींच ली। यी यून ने अपनी आंखें घुमाई।
कमजोरों को धमकाने वाले इस बुरे आदमी को संभालते हुए वह पूरी तरह से अवाक रह गया था। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम मर चुके होते वाली बात क्या बकवास नहीं थी। उसकी ताकत के आगे मुझे मारना आसान था, मैं तुम्हारे वार को कैसे रोक पाता। बूढ़े व्यक्ति ने यी यून के मन की बात समझ ली और सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हारी तलवार पर उंगली का वो हल्का सा झटका तुम्हारी गति से 30% धीमा था, और वो भी केवल 100 कड़ाही जितनी शक्ति से। इसमें कोई नियम कानून या स्वर पृथ्वी युवांशी का प्रयोग नहीं था, बस उंगली का एक साधारण सा झटका था। मैंने तुम्हारी तलवार इसलिए झटक दी क्योंकि तुम्हारी तलवार चलाने की कला में बहुत खामियां थीं। उसमें तो छेद ही छेद थे, बूढ़े आदमी ने बिना रुके कहा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर यी यून चुप रहा। उसने ध्यान से सोचा कि उसकी तलवारबाजी की कला कुछ भी नहीं थी। उसे बस स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें और ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट जैसी कुछ ही तलवारबाजी की कला आती थी। ये तलवारबाजी की अपरंपरागत तकनीकें थीं। इसके अलावा उनकी स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें भी पूरी तरह से अव्यवस्थित थीं। अगर उसका मुकाबला अपने से कमजोर व्यक्ति से होता तो वह अपनी गति और ताकत के दम पर आसानी से उसे कुचल सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने एक ही झटके में झोकुई को हरा दिया था। ये सब उसकी गति के कारण ही संभव था। तेज चाल को हराना नामुमकिन था और तलवारबाजी की तकनीक में गति का कोई महत्व नहीं था। लेकिन आज की तरह अगर वह अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति से लड़ता तो ये तुरंत स्पष्ट हो जाता कि यी यून की अव्यवस्थित तलवारबाजी की तकनीकें खामियों से भरी हुई थी। यी यून को कुछ दबाव महसूस हो रहा था, उसमें बहुत सारी कमियां थीं। यी यून की एकमात्र खूबी उसकी चलने फिरने की क्षमता थी। अन्य लोगों की बात करें तो उसकी ताकत असाधारण नहीं थी। उसकी तलवारबाजी की तकनीक में कई खामियां थीं और वह केवल ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट नामक साधना तकनीक ही जानता था। उसने अभी अभी नियमशास्त्र के सत्यों को समझना शुरू ही किया था। ताओ यूनिक्सियाओ और लियान चेंगयू के विरुद्ध यी यून आसानी से उन्हें पराजित कर सकता था, परंतु राजपरिवार या एकांतप्रिय पारिवारिक कुलों द्वारा पोषित युवा नायकों की तुलना में यी यून अभी भी बहुत पीछे था। यहाँ तक कि उसका मजबूत शरीर और ड्रैगन पल्स भी ऐसी चीजें थीं जो दिव्य वनवास शिविर में कई लोगों के पास थीं। शाही परिवार या एकांतप्रिय पारिवारिक समूहों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन दोनों के बीच काफी अंतर था और बहुत कुछ दोहराने की जरूरत थी। यी यून का समय अनमोल था और उसके ड्रैगन स्केल रन भी उतने ही अनमोल थे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक योद्धा के लिए स्वयं की साधना का स्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हथियारों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए। मैं आपको तलवार के निशान वाले महल जाने की सलाह देता हूँ। ओह, स्वॉर्ड्सकार पैलेस। नाम सुनते ही यी यून को लगा कि यह तलवारों से संबंधित जगह है। बड़े साहब, ये कनिष्ठ व्यक्ति इस समय कृपाण का उपयोग कर रहा है। क्या मुझे तलवार का उपयोग करना शुरू करना होगा, या क्या मैं तलवार चलाने के कौशल को कृपाण चलाने के कौशल में बदल सकता हूँ? यी यून ने तलवार का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया क्योंकि उसने अभी अभी कृपाण चलाना शुरू किया था, इसलिए यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तलवार चलाने के लिए उसे एक अच्छा हथियार खरीदना पड़ता था। एक अच्छी तलवार सस्ती नहीं होती थी। हे, स्वॉर्ड्सकार पैलेस सिर्फ तलवारों के बारे में नहीं है। वहां पहुंचकर आपको पता चल जाएगा। अगर आप पहली बार स्वॉर्ड्सकार पैलेस जा रहे हैं तो 50% की छूट है। 2 घंटे के लिए सिर्फ 50 ड्रैगन स्केल रून्स लगते हैं। आप चाहें तो एक साथ 40 घंटे का पैकेज भी खरीद सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े व्यक्ति ने यी यून को देखकर मुस्कुराया। यी यून अवाक रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। ये तो 1000 ड्रैगन स्केल रून्स थे। ताया दिव्य नगरी के संसाधन बहुत महंगे थे। झाओ किंग चेन की तरह, जो कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था, उसे भी ताया दिव्य शहर में प्रतिदिन मितव्ययिता बरतनी पड़ती थी। लेकिन शीर्ष संसाधनों की कीमत आसानी से हजारों डॉलर में होती थी। यह एक बहुत बड़ा अंतर था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किन होंगक्सी ने कहा था कि ताया डिवाइन सिटी के 10% विशेषज्ञ 90% संसाधनों के लिए जिम्मेदार थे। मैं स्वॉर्ड्सकार पैलेस जाना चाहता हूँ, बाकी जगहों पर भी जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है। मैं पर्याप्त ड्रैगन स्केल रून्स नहीं कमा पा रहा हूँ। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी और जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मैं अखाड़े में जाकर और ड्रैगन स्केल रून्स कमाऊंगा, जिससे ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी। शुरुआत में संसाधनों का संग्रहण सबसे कठिन था। ये यून पर्पल ब्लड के मध्य चरण में था। एक बार जब वह पर्पल ब्लड के अंतिम चरण या शिखर पर पहुंच जाएगा तो उसमें अखाड़े में उतरने का आत्मविश्वास आ जाएगा। इन 5 दिनों में ये यून ने पूछताछ की थी। ताया दिव्य शहर के स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य सम्मान सूचियों में पृथ्वी का क्रम अखाड़े के लिए क्रम निर्धारित था। पृथ्वी रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाला पहला व्यक्ति जो अखाड़े में नंबर 1 पर था, किन हाउटियन था। पहले देखे गए यान कियान और याओ दाओ 10वें स्थान पर थे। ताया दिव्य नगरी में आए एक साधक के लिए 3 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल करना वाकई एक असाधारण उपलब्धि थी। अध्याय 183, रक्त यांग फूल। ये यून एक मेहनती माली की तरह था जो दिन प्रतिदिन जड़ी बूटियों के पहाड़ से तरह तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था। उसके शरीर पर बने ड्रैगन स्केल के निशान लगातार बढ़ते जा रहे थे। 10 दिन बाद ये यून के पास कुल 2000 ड्रैगन स्केल रून्स थे। इतना ही नहीं, ये यून की शारीरिक शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था और लंबे समय तक फ्लोइंग मर्करी गाउन पहनने के कारण उसकी चाल चलन की तकनीकें भी निपुण हो रही थीं। अब पर्वत की गहराई में ये यून तेजी से जंगल से होकर गुजर रहा था। अचानक लगभग 12 मील दूर ये यून ने एक हल्की सी धारा उठती हुई देखी। ओह! ये यून रुका और उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ एकीकृत किया और उसकी ओर देखा। उसे बस किसी ऊर्जा के उतार चढ़ाव से निकलती रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी प्रेतवादित बाघ की धीमी दहाड़ जैसी थी और उसमें एक असाधारण आभा थी। अत्यधिक दूरी के कारण ये यून इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन था कि यह जड़ी बूटियों का खजाना है।
केवल उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां ही इतनी तीव्र ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न कर सकती थी जिसे दूर से देखा जा सके। इसके अलावा ऊर्जा का सार इतना प्रबल था कि उसने एक मायावी छवि का निर्माण किया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। ये यून ने अपना सिर उठाया और देखा कि उजाला हो चुका था। दोपहर के लगभग पौने घंटे हो चुके थे। ये वह समय था जब सूर्य सबसे चमकीला होता है और यांगची सबसे सघन होती है। कुछ जड़ी बूटियां दोपहर या आधी रात के 3/4 घंटे बाद प्रकट होती थीं, जब यांग और यिन क्यूई क्रमशः सबसे घनी होती थी, ताकि सूर्य और चंद्रमा के सार या स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अवशोषित कर सके। ये जड़ी बूटियां वाकई असाधारण थीं। मुझे आश्चर्य है कि उस जड़ी बूटी का क्या दर्जा है। उस जड़ी बूटी के साथ मैं किसी और समय वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में प्रवेश करने पर विचार कर सकता हूँ। इसी विचार के साथ ये यून अत्यंत तेजी से जड़ी बूटियों के खजाने की ओर बढ़ा। बहते पारे के वस्त्र पहने हुए उसके हर कदम से पत्थर उड़ने लगे। 200 कड़ाही का भार ढोते हुए और पहाड़ों से दौड़ते हुए ये यून एक निर्जन जानवर की तरह लग रहा था। आजकल ये यून को ऐसा महसूस हो रहा था कि बहते हुए पारे के गाउन का वजन हल्का होता जा रहा है। शायद मुझे कल फ्लोइंग मरकरी गाउन का वजन बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, ये यून ने फैसला किया। सूक्ष्मता की उच्च सफलता प्राप्त करने के बाद ये यून अपने शरीर की ऊर्जा में होने वाले हर बदलाव को जान जाता था। उन्हें लगा कि अब उनके लिए 220 कड़ाही का वजन अधिक उपयुक्त होगा। जैसे जैसे उसका शरीर पहाड़ पर आगे बढ़ रहा था, उसे अपने कानों के पास से गुजरती हवा की आवाज सुनाई दी। बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन में वह 30 मीटर ऊंची चट्टान की तलहटी पर पहुंच गया। ऊपर देखते हुए ये यून को चट्टान की चोटी पर प्रेत बाघ हलचल करते हुए दिखाई दिया। जड़ी बूटियों का खजाना चट्टान की चोटी पर था, लेकिन ये चट्टान एकदम सीधी और बेहद खड़ी थी। चट्टान से बाहर निकले हुए पत्थर लगभग एक बेसिन जितने बड़े थे। पत्थरों के बीच की दरारें बेतरतीब थीं, जिससे बंदर के लिए भी चढ़ना मुश्किल था। ये यून ने चट्टान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चट्टान पर उभरी हर चट्टान की स्थिति उसके मन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत चट्टान पर चढ़ने का सर्वोत्तम मार्ग निर्धारित किया। उसके पास केवल एक ही मौका था, क्योंकि उभरी हुई चट्टानें उसका वजन केवल एक बार ही सहन कर सकती थीं। हर बार जब वह अपना वजन चट्टान पर डालता तो चट्टान टूट जाती और उसे अगले पत्थर पर छलांग लगाने के लिए उस क्षणिक सहारे का सहारा लेना पड़ा। ये यून ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए छलांग लगाई। धमाका! जब ये यून ने छलांग लगाई तो उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। ये यून ने सबसे पहले उभरी हुई चट्टान को पकड़ा और उस पर सहारा लेकर आगे बढ़ा। ये यून के पकड़ते ही चट्टान तुरंत चूर चूर हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह गिर पाता, ये यून ने दूसरी उभरी हुई चट्टान को पकड़ लिया। अपनी सूक्ष्म कुशलता के साथ ये यून का सत्ता पर हर नियंत्रण परिपूर्ण था। वह एक जादुई अवस्था में लीन था। एक ही सांस में उसने कई दर्जन बार छलांग लगाए और अंततः 30 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी पर पहुंच गया। शिखर पर पहुंचते ही ये यून ने जोर से हौंकते हुए कहा। उसकी सारी मांसपेशियां थोड़ी थोड़ी कांप रही थीं। लगातार उच्च तीव्रता वाले व्यायाम करने से ये यून की मांसपेशियों में दर्द होने लगा। उसे तेज दर्द का अनुभव हुआ, लेकिन ये यून को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा। ये चट्टान की चोटी विशेष रूप से सपाट थी। उस पर कंकड़, पत्ते और एक विशाल कंकाल पड़ा था। कंकाल का आधा हिस्सा जमीन में धंसा हुआ था, मानो मौसम के प्रभाव से घिस गया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि वह जानवर काफी समय से मरा हुआ था। उसके शव में स्वर्ग पृथ्वी युआनची की मात्रा बहुत कम थी और वह साधारण हड्डियों के समूह जैसा था। ये यून ने पहले जो तीव्र जड़ी बूटी की सुगंध और बाघ की मंद छवि देखी थी, वह गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो इस सामान्य चट्टान के ऊपर केवल ये दबा हुआ जानवर ही मौजूद हो। ये यून ने कुछ देर तक चारों ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इस जड़ी बूटी को खुद को छिपाना आता था। कुछ जड़ी बूटियां गर्मियों के झींगुरों जैसी थीं। आसपास कोई न होने पर वे घास के बीच खुशी से चहचहाती थीं। लेकिन जैसे ही कोई घास के पास से गुजरता, चाहे कितनी भी खामोशी से चले, झींगुर उन्हें पहचान लेते, इसलिए वे चुप हो जाते। हर गर्मी की रात लोग झींगुरों की चहचहाहट सुनते, मानो सैकड़ों हों। लेकिन बिना किसी औजार के उनमें से किसी एक को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। जड़ी बूटियां चुनने की कोशिश कर रहे योद्धाओं के लिए भी यही स्थिति थी। जड़ी बूटी ढूंढना बहुत मुश्किल था। उस विशालकाय जानवर की हड्डियों के सामने खड़े होकर ही यून कुछ देर तक सोचता रहा। बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से उसे दिखाई दिया कि जानवर की हड्डियां प्राकृतिक तत्वों से क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं और उनमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बची थी। और ये किसी साधारण जानवर की हड्डियां नहीं थीं, ये किसी निर्जन प्राणी की हड्डियां थीं। और वह तो एक उच्च कोटि का निर्जन प्राणी था। ये यून के मन में एक विचार कौन था? इतनी उच्च श्रेणी की वीरान जानवरों की हड्डियों का इतना अधिक घिस जाना, उनमें इतनी कम ऊर्जा का होना, ये यून को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये हो सकता है। ये यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। अब जड़ी बूटी ने अपने औषधीय गुणों को छिपा लिया था, लेकिन इसका ये यून पर कोई असर नहीं हुआ। ये यून मुस्कुराया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल से जुड़ गई और देखते ही देखते उसकी दृष्टि सफेद हो गई और छिपी हुई जड़ी बूटी रात के उजाले में चमकते तारे की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ये यून ने एक ही नजर में उसकी स्थिति का पता लगा लिया। ये यून एक खुले मैदान में आया और उसने 1000 सेना की तलवार निकाल ली। चा चा चा, पलक झपकते ही उसने 3 वार किए। 1000 सेना की तलवार को जमीन में गाड़ते हुए ये यून ने तलवार के मुठ पर प्रहार किया। पेंग! एक धमाके के साथ जमीन फट गई। धूल छटने के बाद ये यून ने मिट्टी की एक पतली परत हटाई। मिट्टी के नीचे मुट्ठी के आकार का एक लाल फल छिपा हुआ था। यह फल लाल क्रिस्टल जैसा था और इससे मीठी सुगंध आ रही थी। फल की सतह पर छोटे छोटे चमकदार कण थे जो पके हुए अनार की तरह लग रहे थे, बस उनका छिलका हटा दिया गया था। यह अविश्वसनीय था कि इतना सुंदर फल जमीन के नीचे उग रहा था।
फल के चारों ओर 7 पत्तियां थीं और वे पत्तियां झड़ रही थीं तथा उनका रंग गहरा था, मानो वे किसी भी समय मुरझा जाएंगी। लेकिन हर पत्ती सुगंधित थी। पत्ती के बीचों बीच एक चमकदार गहरे लाल रंग की लहरदार रेखा थी। ये यून ने सूंघा और एक अद्भुत सुगंध उसके शरीर में समा गई, जिसने उसके शरीर को पोषण दिया। इससे उसके शरीर का रक्त गर्म हो गया और तेजी से बहने लगा। यह एक रक्तयान फूल है। यह मध्यम श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय जड़ी बूटी है। ये यून को दिव्य वन्य भूमि पुस्तक में इसका एक विवरण याद आया। ब्लड यान फ्लावर जमीन के नीचे उगता था और उसे घनी और भरपूर धूप पसंद थी। आमतौर पर ब्लड यान फ्लावर के बीच किसी मृत जानवर के शव के पास जड़ पकड़ लेते हैं। अंकुरित होने पर वे उस मृत जानवर के शव की ऊर्जा को अवशोषित करके बढ़ने में मदद करते हैं। 1 से 2 दिनों की छोटी अवधि के भीतर ये निर्जन जानवर के शव की सारी ऊर्जा को सोख लेता है, केवल उसका कंकाल ही शेष रह जाता है। यह ऊर्जा बाद में उपयोग के लिए संग्रहित कर ली जाती है। फल धीरे धीरे इसे अवशोषित करता है और यह ऊर्जा फल के विकास में सहायता करती है। जब उस निर्जन जानवर की ऊर्जा पूरी तरह से पच जाती थी तो सूरज जब पूरी तरह से चमक रहा होता था तब वह जमीन के नीचे से कुछ पत्ते उगाता था और फिर अत्यंत घनी आंध धूप में नहाता था। जैसे ही लोग इसके पास आते यह अपने पत्तों को सिकोड़ लेता, मानो वहां पहले कुछ था ही नहीं। ब्लड यान फ्लावर को उजागर करने वाली एकमात्र चीज पास में पड़ी हुई हड्डियों का ढेर थी। जैसे ही ऊर्जा पूरी तरह से ब्लड यान फ्लावर द्वारा अवशोषित हो जाती है, वीरान हड्डियां साधारण हड्डियों की तरह दिखने लगती हैं, जिससे लोगों के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। वीरान जीवों की प्रजातियां अनेक प्रकार की थीं। यदि कोई जीवित वीरान जीव देख भी ले तो भी उन सभी को पहचानना उसके लिए कठिन होगा। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हड्डियों को पहचानना और उनकी आकृति से यह अनुमान लगाना कि वे किस वीरान जीव की हैं, इसके लिए एक अनुभवी वीरान स्वर्ग के गुरु की आवश्यकता होगी। ब्लड यान फ्लावर, ये तो बहुत ही अद्भुत चीज है। ये ब्लड यान फ्लावर शायद 700 से 900 साल पुराना है। ये यून ने ध्यान से ब्लड यान फ्लावर को उठाया। रक्त यान फूल को जड़ पकड़ने में 300 वर्ष, फूल खिलने में 300 वर्ष और फल लगने में 300 वर्ष लगते हैं। रक्त यान फूल में फल लगे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कम से कम 700-800 वर्ष पुराना है। 700-800 साल पुराना ब्लड यान फ्लावर निश्चित रूप से 3000 ड्रैगन स्केल रून्स से अधिक मूल्य का था। ये यून को उन 3000 ड्रैगन स्केल रून्स की बहुत लालसा थी। लेकिन ये यून को भी ब्लड यान फ्लावर की लालसा थी। ये यून को समझ नहीं आ रहा था कि ब्लड यान फ्लावर का क्या करे। जड़ी बूटी चुनने वाले आम किसानों के पास अपनी चुनी हुई सभी जड़ी बूटियां सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनमें इतनी उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं थी। यदि उनमें क्षमता होती भी तो वे आवश्यक परिष्करण उपकरण जड़ी बूटी पर्वत पर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उनकी तलाशी ली जाती थी। इस कारण लोग न तो अपनी जड़ी बूटियां लाकर ड्रैगन स्केल रून्स के बदले में दे पाते थे, न ही अपने परिष्करण उपकरण ला पाते थे, जिससे वे जड़ी बूटी पर्वत पर जड़ी बूटियों से पेय पदार्थ नहीं बना पाते थे। लेकिन ये उनके बैंगनी क्रिस्टल के साथ उसे जड़ी बूटियों को उबालने की आवश्यकता नहीं थी। वह सीधे ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, इसलिए उसके लिए जड़ी बूटियों की शक्ति को चुराना आसान था। अगर मैं ब्लड यान फ्लावर की ऊर्जा को अवशोषित कर लूं तो यह मेरे लिए एक बेहतरीन पूरक साबित होगा। ये यून को लालच हुआ। इससे पहले उसने पीले और रहस्यमय श्रेणी की जितनी भी जड़ी बूटियां पाई थीं, उन सभी को ईमानदारी से जमा कर दिया था। मुख्य बात यह थी कि उनकी शक्ति चुराने से फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियों में अशुद्ध ऊर्जा थी, इसलिए वे ये उनके लिए ज्यादा मददगार नहीं थी। साथ ही इससे उसका रहस्य उजागर होने की भी प्रबल संभावना थी। ताया दिव्य नगर के जड़ी बूटी पर्वत से चुनी गई जड़ी बूटियां दिव्य नगर के रसायन शास्त्रियों को दी जाती थीं। वे पुराने राक्षस अत्यंत भयानक थे। वे जड़ी बूटियों के सभी गुणों को जानते थे। अगर उसने उनमें कोई छेड़छाड़ की होती तो वे निश्चित रूप से इसका पता लगा लेते। ब्लड यान फ्लावर के साथ ये यून के पास 3 विकल्प थे। इसका सारा रस चूस लेना, इसकी जड़ी बूटियों का सार चुरा लेना या इसे ड्रैगन स्केल रून के बदले में दे देना। अगर वह इसे पूरी तरह से नहीं चूस लेता तो उसे ब्लड यान फ्लावर का हर्बल एसेंस नहीं मिलता, बल्कि उसे 3000 ड्रैगन स्केल रून्स मिलते। यदि वह इसका कुछ हिस्सा आत्मसात करके फिर उसे सौंप दे तो ये दोनों पक्षों के लिए सर्वोत्तम स्थिति होगी, लेकिन इससे उसके रहस्य के उजागर होने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने पर किसी जड़ी बूटी के सार में कुछ कमी संदेह का बड़ा कारण नहीं होगी। ये यून तीनों विकल्पों के बीच दुविधा में थी और अंततः उसने तीसरे विकल्प को हटाकर प्रलोभन का विरोध किया। हालांकि उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन नदी के किनारे खड़े होने से पैर गीले होने से बच नहीं सकते थे। हो सकता है कि वह पहली बार में न पकड़ा जाए, लेकिन वह दूसरी बार कोशिश जरूर करेगा। अगर ऐसा बार बार होता रहा तो शायद वह अपने प्रयासों में और अधिक साहसी हो जाएगा। जब उन मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों ने रिश्वत ली होगी तो शायद उनकी यही मानसिकता रही होगी। ये यून छोटी बचत के चक्कर में बड़ी हानि नहीं करना चाहता था। उसके सामने अभी लंबा रास्ता था। इस मामूली लाभ के लिए इतना जोखिम उठाना उचित नहीं था। कौन जानेगा कि वे पुराने राक्षस क्या करेंगे। इसलिए उसके पास केवल पहले 2 विकल्पों में से चुनने का ही विकल्प था। ये यून जब सोच ही रहा था तभी अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। ओह! ये यून चौंक गई और एकदम सतर्क हो गई। उसने झटपट अपनी 1000 सेनाओं वाली तलवार निकाल ली। यह क्या है? ये यून ने अपने आसपास का जायजा लिया। अपनी आंखों की पुतलियों को सिकोड़कर वह अत्यंत एकाग्रचित हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्या वो किसी चट्टान पर नहीं था? लेकिन अब इस जगह क्या है? ... ये यून ने 1000 सेना की तलवार को कसकर पकड़ रखा था। उसकी पूरी ऊर्जा उसके शरीर में व्याप्त थी। वह किसी चीते की तरह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। ये यून के आसपास का वातावरण बदल गया था।
जो चट्टान पहले वहां थी वह गायब हो गई थी और उसकी जगह एक कब्रिस्तान बन गया था। वहां एक के बाद एक कई समाधि पत्थर थे। ये प्राचीन और जीर्ण शीर्ण समाधि पत्थर उस दृश्य के समान थे जो ये उनको इस दुनिया में पहली बार आने पर देखने को मिला था। ये कैसे हो गया? इस दुनिया में आने के बाद से ये ने विशेषज्ञों की भयानक ताकत, भव्य दिव्य नगरों और सभी प्रकार के विचित्र पौधों और जानवरों को देखा था। कई चीजों ने ये के ज्ञान को चुनौती दी, जिससे उसकी कल्पनाशीलता का दायरा बढ़ गया। लेकिन चाहे उसकी कल्पना शक्ति कितनी भी बढ़ गई हो, ये ने ऐसी विचित्र घटना पहले कभी नहीं देखी थी। यह उसका पहला अनुभव था। एक पल पहले वह एक चट्टान की चोटी पर था, अगले ही पल वह यहाँ था। क्या वह किसी अंतरिक्ष समय सुरंग से गुजरा? अचानक ये उनके सामने की कब्रें फट गईं। कब्रों से लाशें बाहर निकलने लगीं। इन सभी शवों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उनकी आंखें बेजान थीं। उनसे मृत्यु का आभास होता था। ये यून को अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। ये सब उसकी समझ से परे था। ये यून को देखते ही लाशों की आंखें लाल चमकने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो ये यून का शरीर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। वे दहाड़ते हुए ये यून की ओर दौड़े। ये यून के खून में उबाल आ रहा था। अपने शरीर में ऊर्जा का विस्फोट महसूस करते हुए उसने उस अजीब मुठभेड़ को नजरअंदाज करने और अपने सामने आने वाली हर चीज को मारना शुरू करने का फैसला किया। 4000 सेनाओं की तलवार ने आगे की ओर वार किया और 7 फुट लंबी ब्लेड हवा में उड़ती हुई निकल गई। ये यून के सामने पड़े तीनों शव 2 टुकड़ों में बंट गए। 1000 सैनिकों की तलवार के सामने धातु तो टोफू जैसी थी, धातु के मुकाबले सड़ा हुआ मांस क्या था। ये यून आगे बढ़ा। उसने 1000 सेना की तलवार को चारों दिशाओं में घुमाना शुरू कर दिया। उसका एक साधारण सा वार भी घोड़े को 2 टुकड़ों में बांट सकता था, इसीलिए हर वार से 3-4 लाशें कटकर गिरती थीं। तेज धार वाला ब्लेड बेरोक टोक चलता रहा और एक के बाद एक शव बहते चले गए, जिससे काला खून हर जगह फैल गया। यह एहसास तरबूज काटने से कुछ खास अलग नहीं था, लेकिन कब्रों से और भी लाशें निकलने लगीं। हर कब्र से लगभग 4-5 लाशें निकलीं, कभी कभी तो 10 से भी ज्यादा। चाहे वह कितने भी लोगों को मार डाले, ये लाशें कभी खत्म न होने वाली प्रतीत होती थीं। ये यून की तलवार पहले से ही खून और सड़े हुए मांस से लथपथ थी। उसकी तलवार बेहद चिकनी हो गई थी, लेकिन इस नरसंहार का कोई अंत नहीं दिख रहा था। इंतजार। अचानक ये यून के मन में एक विचार कौन था। अराजक वातावरण अचानक शांत हो गया। समय अजीब तरह से धीमा हो गया और ये यून का दिमाग एकदम शांत हो गया। चट्टान पर जड़ी बूटियां चुनने से लेकर इस कब्रिस्तान तक और फिर लाशों के इस अंतहीन सैलाब का सामना करने तक उसे लगातार हत्याएं करनी पड़ती थीं। ये सभी बदलाव बहुत अजीब थे। यह असामान्य घटना किसी दानव के कारण ही होनी चाहिए। ये यून कांप उठा। उसने अपने आसपास देखा। लाशें लगातार उसकी ओर बढ़ती जा रही थीं, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वे लाशें। अजीब बात है, ये यून को देजावू की भावना महसूस हुई। ये लाशें जानी पहचानी लग रही थीं। पुआ, एक सड़ती हुई लाश ने ये यून पर हमला किया, लेकिन ये यून असहाय होकर देखता रहा। उसने न तो अपनी तलवार निकाली और न ही हमले से बचने की कोशिश की। ये वार ये यून के शरीर के आर पार हो गया। दर्द, अत्यधिक दर्द, लेकिन ये यून मानो सम्मोहित हो गया था। लाशों से उसका सीना बुरी तरह दब रहा था, फिर भी वह वहीं खड़ा रहा। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल से जुड़ गई और जब ये यून ने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसकी दृष्टि सफेद हो गई। जब उसे केवल ऊर्जा ही दिखाई देती थी तब कोई भ्रम नहीं था, केवल सत्य था। सभी लाशें गायब हो चुकी थीं। दरअसल उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वह सब महज एक भ्रम था। यह परिचित क्यों लग रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि यून ने अपने पिछले जीवन में ऐसी सड़ी हुई लाशों को कब्रों से बाहर निकलते और एक फिल्म के मुख्य किरदार पर हमला करते देखा था। कब्रिस्तान का यह दृश्य एक आम चलन था। ये स्मृति यून के मन के भीतर से पुनः उभर आई थी, जिसने इसे एक भ्रम में बदल दिया जिसने यून पर हमला किया। इसलिए ये यून को अपनी यादों से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वह उसे इतना परिचित लग रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इन सभी भ्रमों को किसने रचा? ताया दिव्य शहर का जड़ी बूटी पर्वत एक बार किसी साधक के प्रवेश करने के बाद प्रवेश द्वार को बंद कर देता था, जिससे दूसरों को प्रवेश करने से रोका जा सके। तो क्या ये ब्लड यान फ्लावर के कारण हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्य वन्यभूमि नामक पुस्तक में रक्त यान फूल का विस्तृत वर्णन है और उसमें ऐसी कोई क्षमता नहीं थी। ब्लड यान फ्लावर की खासियत ये थी कि सुरक्षित होने पर वे अपनी पत्तियों को बढ़ाकर यांग ऊर्जा को अवशोषित कर लेते थे। खतरा मंडराते ही वे अपनी पत्तियों को समेटकर खुद को छिपा लेते थे। यह एक बहुत ही सरल क्षमता थी और शायद इसे क्षमता कहना भी उचित नहीं था। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निर्जन प्राणियों से हीन थीं। वे प्राणी सेनापति या प्राणी राजा के पद वाले निर्जन प्राणी आसानी से एक कबीले को नष्ट कर सकते थे और एक आदिम प्रजाति का प्राणी तो एक शहर को भी तबाह कर सकता था। लेकिन एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी उतनी खतरनाक नहीं थी। यहाँ तक कि सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी तोड़े जाने के बाद बेबस हो जाती थीं। उनका भाग्य यही था कि उन्हें एक औषधि भट्टी में फेंक दिया जाए। समस्या ये थी कि उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुनना आसान काम नहीं था। यदि ये भ्रम ब्लड यान फ्लावर के कारण नहीं थे तो फिर किसके कारण थे? ये यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम सीमा तक पहुंचाया और बैंगनी क्रिस्टल से प्राप्त दृष्टि और भी स्पष्ट हो गई। सभी बाधाओं के हट जाने के बाद ये यून को आखिरकार वह दिखाई दिया। अपनी ऊर्जा दृष्टि में वह ऊर्जा के 2 पिंड देख सका। उनमें से एक बड़ा था और उसका आकार वॉश बेसिन जितना था। उसका रंग गहरा लाल था और वह लो की तरह जलता हुआ प्रतीत होता था। वह ऊर्जा ब्लड यान फ्लावर की थी। इससे पहले जब यून रक्त यान फूल तोड़ने ही वाला था, ठीक उसे छूने से पहले उसे अचानक कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया, जहां उसका सामना लाशों की अंतहीन धारा से हुआ। और ब्लड यान फ्लावर से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी ऊर्जा की रोशनी थी जिसने यून को चौंका दिया।
ऊर्जा का वह पिंड एक छड़ की तरह था, वह लगभग 1 फुट लंबा और कलाई जितना मोटा था। इसकी ऊर्जा अत्यंत स्पष्ट थी। ब्लड यान फ्लावर की तुलना में ये बहुत मंद थी, लेकिन इस मंद ऊर्जा प्रकाश ने यी यून को चौंका दिया। इसके भीतर की ऊर्जा की शुद्धता यी यून की कल्पना से परे थी। केवल वही ऊर्जा इसके तुलनीय थी जो यी यून ने वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में मौजूद काइमेरा से प्राप्त की थी। यह क्या है? क्या यह आदिमसार के समान शुद्धता वाला हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक यी यून के मन में एक विचार कौंधा। इस विचार ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी और उसकी सांसें छोटी हो गईं। क्या ये कोई प्राचीन जड़ी बूटी हो सकती है? स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटियों से ऊपर आदिम जड़ी बूटियां, अमर जड़ी बूटियां, प्राथमिक जड़ी बूटियां और दिव्य औषधियों की अन्य विभिन्न किस्में थीं। ये अनमोल जड़ी बूटियां तो किसी ऋषि को भी मोहित कर लेंगी। ताया दिव्य नगर में नगर के बुजुर्ग कभी कभी जड़ी बूटियों की खोज में नगर छोड़कर जड़ी बूटी पर्वत पर जाते हैं। उनके स्तर पर स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय और पीले रंग की जड़ी बूटियां उनके लिए बेकार थीं। स्वाभाविक रूप से वे केवल प्राचीन जड़ी बूटियों की ही खोज करते थे। प्राचीन जड़ी बूटियों को चुनना मुश्किल था, लेकिन दिव्य नगर के बुजुर्गों के लिए उनकी साधना के स्तर और विधियों के साथ जब तक उन्हें कोई प्राचीन जड़ी बूटी मिल जाती, वे उसे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेते थे। असल मुद्दा यह है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ताया डिवाइन सिटी के जड़ी बूटी पर्वत में भी प्राचीन जड़ी बूटियां बहुत कम थीं। शायद किस्मत से मिल जाएं, लेकिन खोजबीन करने से नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन जड़ी बूटियों में एक आत्मा समाहित थी। उनका स्वभाव स्वयं को छिपाना और शत्रु को भ्रमित करना था। इसलिए जब कोई उसके पास से गुजरता था तो शायद उसे पता भी न चलता कि वह एक जड़ी बूटी है। मानव ऋषियों की इंद्रियां तीव्र होती थीं। यहाँ तक कि जोगी जैसे इंद्रियों की पूर्ण प्रतिभा वाले लोग भी मानव ऋषियों के बराबर नहीं थे। समस्या ये थी कि जब कोई मानव ऋषि किसी जड़ी बूटी के पहाड़ में प्रवेश करता था तो आदिम जड़ी बूटी बहुत दूर छिप जाती थी, जिससे मानव ऋषि को उसे ढूंढने या तोड़ने में बाधा होती थी। और यही कारण है कि किसी मानव ऋषि के लिए प्राचीन जड़ी बूटी का चयन करना कठिन हो गया। ये यून के मन में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शांत हो जाओ, मुझे शांत होने की जरूरत है। ये यून ने मन ही मन ये बात कही। वह जानता था कि उसके सामने एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर वह उस जड़ी बूटी को चुन पाता तो उसे बहुत सारे लाभ मिलते, लेकिन उस जड़ी बूटी को चुनना कहने में जितना आसान लगता था, करने में उतना आसान नहीं था। ये यून की साधना बहुत कमजोर थी। एक सामान्य ऋषि के लिए ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियां प्राप्त करना आसान होगा, लेकिन उसके लिए यह बेहद मुश्किल होगा। हालांकि कम साधना स्तर होने के अपने फायदे भी थे। चूंकि आदिम जड़ी बूटी में एक आत्मा थी, इसलिए संभवतः उसमें कुछ हद तक बुद्धि भी थी और वह जड़ी बूटी चुनने वाले की ताकत का अंदाजा लगा सकती थी। उसकी कमजोरी के कारण ही उसने यीयून को गंभीरता से नहीं लिया। यीयून के सामने प्रकट होने का साहस किया और यहाँ तक कि यीयून को भ्रमित करने और चुराने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल भी किया। यदि यीयून एक मानव ऋषि होता तो ये जादू बहुत दूर चला जाता। किसी मानव ऋषि पर इस जादू का प्रयोग करना मृत्यु को दावत देने के समान था। उसे हल्के में लेने से यीयून को सबसे बड़ा फायदा मिला। बेशक आदिम जड़ी बूटी को यह नहीं पता था कि यीयून बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके उसके स्थान का सटीक पता लगा सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? यीयून ने बहुत सोचा। उसने उस प्राचीन जड़ी बूटी की ओर देखना बंद कर दिया। चूंकि उसमें एक आत्मा का वास हो चुका था, इसलिए अगर वह उसे देखता रहता तो वह आत्मा इस बात को समझ जाती और सतर्क हो जाती। मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मुझे इसका पता नहीं है और मैं इस मामले पर आगे विचार करूंगा। इस निर्णय के साथ यीयून ने भ्रम के भीतर होने का नाटक किया और चारों ओर चकित होकर घूमने लगी। उत्तर और दक्षिण में अंतर करने में असमर्थ थी। उसी समय यीयून ने ऊर्जा दृष्टि बनाए रखी। अपनी आंखों के कोने से वह गुप्त रूप से आदिम जड़ी बूटी का अवलोकन कर रहा था। यीयून ने महसूस किया कि पास ही में एक प्राचीन जड़ी बूटी इधर उधर झूल रही थी, मानो वह कोई अच्छा शो देख रही हो। ये बदमाश, एक जड़ी बूटी द्वारा छेड़े जाने पर यीयून को अच्छा कैसे लग सकता है? ओह, यीयून को अचानक एहसास हुआ कि ब्लड यांग फ्लावर चुपचाप एक बेहद एकांत पहाड़ी कोने में चला गया है। इस बार वह जमीन में काफी गहराई तक सुरंग बनाकर घुस गया था। अचानक यीयून को ये बात समझ में आ गई। उस प्राचीन जड़ी बूटी ने उसे भ्रमित करने के लिए मायाजाल का इस्तेमाल किया था ताकि वह रक्तयान फूल को चुरा न सके। जिस क्षण उसने रक्तयान फूल तोड़ने की इच्छा की, उसी क्षण आदिम जड़ी बूटी प्रकट हो गई। ये स्पष्ट रूप से कोई सहयोग नहीं था। हो सकता है कि वह रक्तयान फूल की रक्षा कर रहा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आदिम जीव को गलती से यह रक्तयान फूल मिल गया हो और वह इसे अवशोषित करने से पहले फल का पोषण करने की योजना बना रहा हो। कुछ प्राचीन जड़ी बूटियां उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों का पोषण करती थीं और फिर उनकी ऊर्जा का सार चुराकर अपनी वृद्धि में सहायता करती थीं। ये कुछ आदिम जीवों के समान था जो हजारों वर्षों तक एक आध्यात्मिक पौधे की रक्षा करते हैं। जब आध्यात्मिक पौधा खिलता था तो आदिम जीव उसे निगल जाते थे। यीयून को संदेह था कि यही स्थिति उस प्राचीन जड़ी बूटी के साथ भी थी। अध्याय 185 चट्टान से गिरना। वह भ्रम जारी रहा। यीयून ने यह दिखावा किया कि वह अभी भी उसी भ्रम के भीतर है और वह इस प्राचीन जड़ी बूटी को पकड़ने का तरीका सोच रहा था। दिव्य वन्य जीवन नामक पुस्तक के अभिलेखों के अनुसार कई प्राचीन जड़ी बूटियों में पृथ्वी या जल में सुरंग बनाने की क्षमता होती है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ उपन्यासों में मानव द्वारा खाए गए जिनसे इन फलों का वर्णन मिलता है, जिनमें पानी के संपर्क में आने पर घुल जाने और मिट्टी के संपर्क में आने पर उसमें समा जाने की क्षमता होती है। इस प्रकार की प्राचीन जड़ी बूटियां पानी के संपर्क में आते ही घुल जाती थीं और मिट्टी के संपर्क में आते ही जमीन में सुरंग बना लेती थीं। इस प्रकार वे समुद्र में तैरने वाली मछलियों की तरह होती थीं, जिन्हें ढूंढना असंभव था। किसी प्राचीन जड़ी बूटी को पकड़ने के लिए एक ही झटके में तेजी से वार करना आवश्यक था। यदि वह जड़ी बूटियों के पहाड़ की गहराई में भाग जाए तो एक मानव ऋषि भी असहाय हो जाएगा।
और प्राचीन जड़ी बूटियों को चुनने में ये यून के पास गति और अनुभव की कमी थी। जल्दबाजी में चुनने से केवल असफलता ही मिलती। आदिम जड़ी बूटी को अभी भी ये पता नहीं था कि ये यून उसे देख सकता है। यदि ये यून 1000 सेना की तलवार निकालकर उस पर हमला कर दे तो उसका पहले वाला भेस टूट जाएगा। इससे आदिम जड़ी बूटी अत्यधिक सतर्क हो जाएगी। क्या उसे इस मामले की रिपोर्ट दिव्य नगरी को करनी पड़ी और किसी ऋषि को इसे संभालने देना पड़ा। अगर सूचना से सफलता मिलती तो उसे इनाम मिलता, लेकिन सवाल ये था कि अगर वह मानव ऋषि उसके साथ आता तो क्या आदिम जड़ी बूटी को इसका जल्दी पता चल जाता और वह चुपके से निकल जाती। उस समय उस पर झूठी चेतावनी देने का आरोप भी लग सकता है। और अगर उस मानव ऋषि के पास उस प्राचीन जड़ी बूटी को प्राप्त करने का कोई असाधारण तरीका भी होता तो वह उस प्राचीन जड़ी बूटी के स्थान की खोज को कैसे समझाता। कई चीजें आसानी से संदेह पैदा कर सकती हैं। कुछ सोचने के बाद ये यून ने इसे स्वयं करने का फैसला किया और एक ही प्रयास में सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन आज नहीं। फिलहाल उनकी तैयारियों में घोर कमी थी। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से दुश्मन चौंक सकता है। हालांकि अगर वह आदिम जड़ी बूटी भाग जाए तो उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन ये उनको उस आदिम जड़ी बूटी का पता लगाने का पूरा भरोसा था क्योंकि ब्लड यान फ्लावर में धरती को घोलने या उसमें सुरंग बनाने की क्षमता नहीं थी। ब्लड यान फ्लावर को ढूंढना ही आदिम जड़ी बूटी को ढूंढना था। ये यून का मानना था कि आदिम जड़ी बूटी ब्लड यान फूल के आसपास मंडरा रही थी और उसकी संपत्ति की रक्षा कर रही थी। आदिम जड़ी बूटी की छिपने की तकनीक वाकई कमाल की है। पहले जब मैंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके बैंगनी क्रिस्टल से संपर्क किया तो मैं केवल रक्त यान फूल का ही पता लगा पाया और उस आदिम जड़ी बूटी को देख नहीं पाया। वह ज्यादा दूर नहीं रही होगी, फिर भी मुझे दिखाई नहीं दी। जब उसने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया तभी मुझे वह मिली। ये यून ने भी खुद को भाग्यशाली महसूस किया। उसके लिए एक प्राचीन जड़ी बूटी का मिलना महज एक संयोग था। At the same time, Ye felt that he needed to cultivate more so he could increase his spiritual energy. Without sufficient spiritual energy, whether it was a primordial herb, immortal herb or primal herb, he would not be able to find it. As Ye was thinking, he suddenly found that in the illusion, there were more and more corpses surging towards him like a tidal wave, forcing him into a corner. It looked like Ye was in a forsaken cemetery, surrounded by plains. But Ye knew that behind him was a cliff. One more foot back and he would fall off the cliff. Although 30 meters was not much, a person within an illusion would be unaware of this. If Ye hit his head first on the rocks, due to the heavy flowing mercury gown he wore, his head and neck would take the brute force of the weight. He would be seriously injured and might even die from a broken neck. Upon thinking of this, Yeun's urge to catch the primordial herb grew stronger. Although primordial herbs did not have the ability to kill, by using their magic to charm a cultivator, they could still cause a cultivator's death. Yeun had no room for retreat. He lowered the weight of the flowing mercury gown to its lowest and pretending to slip, he let out a cry and fell down the cliff. Whilst midair, it seemed like Yeun was alarmed and bewildered, but secretly he was maintaining his balance. Boom! Yeun fell to the ground on his back, sending rocks flying. Even with the flowing mercury gown's weight at its lowest, the impact from falling 30 meters was still tremendous. Yeun sprawled out on the ground. His body had formed a huge human-sized crater. In fact, before Yeun landed, he had gathered his body's heaven-earth yuan-chi to cushion his fall. However, it still caused his body to ache. Although he was uninjured, Yeun pretended to pass out. At the same time, using the purple crystal's vision, he quietly observed the primordial herb at the top of the cliff. Yeun could feel a faint sneer coming from the herb. Primordial herb, this rascal. Yeun made sure that he would make the primordial herb pay for this. Soon, the primordial herb lost interest in Yeun and left in a carefree manner. In fact, to the primordial herb, Yeun was like an ant to it. He was not worth paying attention to. Ever since this primordial herb formed a spirit, it had been growing in the Taya Divine City Herb Mountain for thousands of years. In the thousands of years, the primordial herb had seen countless numbers of cultivators from the Taya Divine City. All these cultivators were treated as unimportant animals like ants by the primordial herb. They were young and extremely weak. Furthermore, they were extremely dumb. They said they were picking herbs, but they were like headless flies randomly flying around. There were many herbs under their noses, yet they could not see them. हालांकि यह आदिम जड़ी बूटी इन साधकों को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि ताया दिव्य नगरी में मानव ऋषि भी मौजूद थे। यदि ये लगातार साधकों को परेशान करता रहे और अनजाने में कुछ को मार डाले, तो इससे ताया दिव्य नगर के ऋषियों को सतर्क होने की सूचना मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसके दिन खत्म हो जाएंगे। यदि किसी मानव ऋषि द्वारा इसे निशाना बनाया जाता तो इसे सतर्क रहना पड़ता और भूमिगत रहना पड़ता, जिससे इसका बाहर निकलना कम हो जाता। ये ज्ञात होना चाहिए था कि कई मानव ऋषियों में अपनी उपस्थिति छिपाने की क्षमता होती है। आदिम जड़ी बूटी चाहे कितनी भी सावधान हो या उसकी इंद्रियां कितनी भी तीव्र हो, वह चुपके से आ रहे मानव ऋषि को पहचान नहीं पाती थी। ऐसा होने पर उसका अंत निश्चित था। ये यून उठने से पहले 1 घंटे तक चट्टान के तल पर लेटी रही। ये यून को चट्टान की स्थिति याद आ गई। बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि में वह रक्त यान फूल अभी तक वहां से नहीं गया था। जैसे ही वह चौंक गया, वह जमीन के नीचे छिप गया और संभवतः अगले कुछ दिनों तक शुद्ध यान ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए प्रकट नहीं होगा। जब तक ब्लड यान फ्लावर मौजूद था, ये यून को राहत मिली हुई थी। ये यून अब उस चट्टान पर नहीं चढ़ा। दरअसल वो विपरीत दिशा में चला गया और जड़ी बूटियों के पहाड़ से जल्दी निकलने से पहले कुछ जड़ी बूटियां तोड़ लीं। जब उसने जड़ी बूटियां सौंपी तो झाओ किंगचेन और उसके साथी भी वहां मौजूद थे। ये यून को देखकर झाओ किंगचेन शर्माते हुए मुस्कुराए। उसका चेहरा लाल था, शायद इसलिए क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ये यून से पैसे उधार लिए थे। झाओ किंगचेन को अभी भी उस बात पर शर्म आ रही थी।
हाय बहन किनचेन, ये यून ने अभिवादन किया। आज ये यून की फसल में केवल 100 ड्रैगन स्केल रन ही थे। वजन करने के बाद वांग ने थोड़ी हैरानी से ये यून की तरफ देखा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एक कुशल व्यक्ति के साथ भी कभी कभार दुर्भाग्य हो ही जाता है। एक दिन कम फसल होना सामान्य बात थी, लेकिन इस रफ्तार से तो ये यून के लिए झोंगी का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन था। इस बारे में बहन वांग, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी किताब है जो प्राचीन जड़ी बूटियों का परिचय देती हो? जड़ी बूटियां सौंपने के बाद ये यून ने कमजोर स्वर में पूछा। दिव्य वन्यभूमि नामक पुस्तक मुख्य रूप से तायाह दिव्य नगर के नौसिखियों के पढ़ने के लिए थी। चूंकि दिव्य नगरी के नौसिखियों के पास किसी प्राचीन जड़ी बूटी के संपर्क में आने का कोई मौका नहीं था, इसलिए दिव्य वन्यभूमि पुस्तक में केवल संक्षिप्त रिकॉर्ड थे, जिसका अर्थ ये था कि ये यून को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस प्राचीन जड़ी बूटी के संपर्क में आया था। ये स्वाभाविक रूप से ये यून की प्राचीन जड़ी बूटी को हासिल करने की योजना में एक बड़ी बाधा थी। ये यून का सवाल सुनकर वांग अवाक रह गया। ये बच्चा अभी भी सपने देख रहा था। ये भी कोई प्राचीन जड़ी बूटी नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक कि महान मानव ऋषियों को भी इसके लिए बड़ी सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। किस्मत से ही वे एक पकड़ पाते थे। तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए ये कैसे संभव होगा? अगर पिछले कुछ दिनों में ये यून ने अपनी तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता का प्रमाण न दिया होता तो वांग कोसती, लेकिन फिर भी उसका लहजा बहुत ही कठोर था। बच्चे, सिर्फ इसलिए कि तुम जड़ी बूटियां चुनने में माहिर हो और तुम्हारी नजर थोड़ी बेहतर है, क्या तुम खुद को महान समझते हो? प्राचीन जड़ी बूटियों के बारे में सोचने से पहले 7-8 साल और इंतजार करो। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? ओह, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, ये यून ने कहा। क्या पढ़ना है? दिव्य वन्यभूमि में लिखी सामग्री ही आपके लिए काफी है। अगर आप सब कुछ समझ लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। वांग अब भी निर्दयी था। ये यून ने अपनी नाक छुई और अवाक रह गया। वह वांग से दोबारा नहीं पूछेगा। अपनी समझ से परे सवाल पूछने के लिए वह खुद ही जिम्मेदार था। क्या उससे सवाल पूछना मुसीबत मोल लेने जैसा नहीं था? छोटे भाई ये यून, क्या तुम प्राचीन जड़ी बूटियों से संबंधित किताबें ढूंढना चाहते हो? इसी समय झाओ किनचेन की आवाज ये यून के कानों में सुनाई दी। जी हाँ, आपको इसके बारे में कुछ पता है? ये यून सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुई। हाँ, तायाह दिव्य नगरी में एक पुस्तकालय है, क्या आप नहीं जानते? पुस्तकालय में तरह तरह की जानकारी और साधना तकनीकों की नियमावली आदि मौजूद है। पुस्तकालय में कई खंड हैं। सबसे प्रतिबंधित खंड में साधना तकनीकें हैं, जो इसे बहुत ही मूल्यवान बनाती हैं। यदि आप प्राचीन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो यह मध्य श्रेणी के क्षेत्रों में होनी चाहिए। इसे उधार लेने के लिए आपको बस थोड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान करना होगा। हाँ, समझ गया। धन्यवाद बहन किनचेन। ये यून प्रसन्न हुआ। पुस्तकालय उसे सबसे ज्यादा पसंद था। अगर उसे दूसरों से बात करनी पड़ती तो असुविधा होती। छोटे भाई ये यून, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। तुम प्राचीन जड़ी बूटियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम उन पर बुरी नजर तो नहीं रख रहे होगे, है ना? प्राचीन जड़ी बूटियों के संपर्क में आना आसान नहीं है। झाओ किनचेन को डर था कि ये यून को खतरों की जानकारी नहीं है और वह प्राचीन जड़ी बूटियों को कमा रहा है। जानकारी पढ़ने के बाद ये यून रोमांचित हो सकता है और प्राचीन जड़ी बूटियों की खोज में जुट सकता है। ऐसा होने पर यह केवल समय की बर्बादी होगी। बहुत से लोगों के लिए 12 या 13 वर्ष की आयु में वे स्वयं को दुनिया का केंद्र समझते थे, विशेषकर वे जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की थीं। वे स्वयं को दूसरों से अलग मानते थे और महान कार्य करने के प्रति आश्वस्त रहते थे। लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। जिन लोगों के मन में ऐसे विचार आते थे वे अक्सर बुरी तरह असफल हो जाते थे। चिंता मत करो, मुझे सब पता है। मुझे बस दिलचस्पी है और मैं और जानना चाहती हूँ। ये यून जानती थी कि झाओ किनचेन का इरादा अच्छा था, यहाँ तक कि वह बदजुबान वांग औरत भी शायद दयालुतावश ही ऐसा कर रही हो। अध्याय 186, हेवन पर्पल यांग जिनसिंग। यह पुस्तकालय तायाह दिव्य नगरी के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। केंद्रीय दिव्य मीनार या वन्य दिव्य हॉल की तुलना में पुस्तकालय कहीं अधिक सादा था। वहां पहुंचने पर ये यून ने काले पत्थर की छतों वाली एक के बाद एक इमारतें देखी। प्रत्येक काली छत 7 मंजिला थी। ये लीजिए, काली सीढ़ियों में जितना पीछे जाओगे किताबें उतनी ही कीमती होती जाएंगी। कुछ किताबों को पढ़ने के लिए तो ग्लोरी पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सभी साधना तकनीकों की नियमावली है। अगर सिर्फ जानकारी के लिए देखना हो तो ज्यादा ड्रैगन स्केल रून्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। झाओ किनचेन ये यून को प्रवेश द्वार तक ले आए। लाइब्रेरियन से पूछने के बाद ये यून तीसरे काले चबूतरे की ओर चली गई। काले रंग के चबूतरे के अंदर की तरफ पुरानी किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं। अलमारियों पर तरह तरह की प्राचीन पुस्तकें रखी हुई थीं। कुछ कागज की बनी थीं, कुछ जानवरों की खाल की और कुछ में धातु के पन्ने भी थे। प्राचीन पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के जैद की लिपि और सामान्य लिपि भी थी। हथेली के आकार की एक जैद की लिपि में आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारी जानकारी दर्ज थी। जल्द ही यही उनको वह किताब मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। दिव्य वन्य जीवन संकलन। ये पुस्तक दिव्य वन्य जीवन के सभी खजानों से परिचय कराने के लिए समर्पित थी। वह किताब ईंट जितनी मोटी थी। उसका हर पन्ना दिव्य वन्य जीवन नामक पुस्तक के समान था। उसमें एक अलग ही संसार समाहित था और उसे पढ़ने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। उसमें अपार जानकारी समाहित थी। प्रत्येक पृष्ठ पर अलग अलग खजानों का परिचय दिया गया था। ये यून ने विषय सूची पर सरसरी नजर डाली। दिव्य वन्य संकलन में केवल वही विषय शामिल किए जा सकते थे जिनमें मानव ऋषियों या शीर्ष मानव स्वामियों की रुचि हो। वे निर्जन प्राणी सभी पशु राजा श्रेणी या उससे ऊपर के या आदिम प्रजातियों के थे। सबसे खराब किस्म की जड़ी बूटियां स्वर्ग श्रेणी की आदिम जड़ी बूटियां थीं। जब ये यून इसे देख रहा था तो उसने उस काइमेरा को भी देखा जिसे तायाह दिव्य शहर के संस्थापक नगर स्वामी ने मार डाला था।
ओह, काइमेरा, ये यून रुक गई। काइमेरा आदिम प्रजातियों में सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक था। उसे जो आदिम जड़ी बूटी मिली उसमें काइमेरा के समान ही शुद्ध ऊर्जा थी, लेकिन मात्रा बहुत कम थी। उस चिमेरा में पहाड़ों को दूर फेंकने और समुद्र को अशांत करने की क्षमता थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना किसी जड़ी बूटी से की जा सके। ये यून ने ब्राउज करना जारी रखा और उसने दर्ज की गई प्रत्येक दिव्य जड़ी बूटी को ध्यान से देखा। आधी रात से लेकर देर रात तक वह खोजबीन करता रहा। 100 से अधिक दिव्य जड़ी बूटियों की तुलना करने के बाद उसने धीरे धीरे उस प्राचीन जड़ी बूटी का पता लगाया जिससे उसका सामना हुआ था। स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग, यही होना चाहिए। ताया डिवाइन सिटी के हर्ब माउंटेन में ये यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके हेवन पर्पल यांग जिनसेंग का आकार देखा था। ये छड़ी के आकार का था और लगभग 1 फुट लंबा था, जिसकी मोटाई कलाई जितनी थी। ये दिव्य वन्य इतिहास संकलन में दिए गए विवरण से बहुत मिलता जुलता था। इसके अतिरिक्त स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग स्वर्ग पृथ्वी युआंची को नियंत्रित करके भ्रम उत्पन्न कर सकता था। जो लोग स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग को चुनना चाहते थे वे भ्रम में फंस जाते थे और वे भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाते थे। इसके अलावा हेवन पर्पल यांग जिनसेंग एक यांग तत्व था। यह अपनी वृद्धि में सहायता के लिए यांग क्यूई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना पसंद करता था। इससे ये पता चलता है कि ब्लड यांग फ्लावर संभवतः हेवन पर्पल यांग जिनसेंग द्वारा उगाया गया भोजन था। सभी जानकारियों पर विचार करने के बाद ये यून ने पुष्टि की कि रहस्यमय जड़ी बूटी संभवतः हेवन पर्पल यांग जिनसेंग ही थी। दिव्य वन्य इतिहास संकलन में स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग की आदतों, कमजोरियों, औषध विज्ञान और क्षमताओं के स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद थे। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग एक पृथ्वी तत्व से युक्त दिव्य जड़ी बूटी थी। ये सुरंगें बनाने में माहिर थी। ये पलक झपकते ही जमीन में प्रवेश कर अविश्वसनीय गति से सुरंगें बना सकती थी। लेकिन स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेंग को भी डर लगता था। उसे बिजली और आग से डर लगता था। बिजली कड़कने से स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेंग को क्षण भर के लिए लकवा मार सकता है और आग इसे जला सकती है। गरज और आग, ये यून सोच में डूबा हुआ था। स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेंग को पाने के लिए उसे उसकी कमजोरियों पर प्रहार करना होगा। लेकिन स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग की गति बहुत तेज थी। ये यून के लिए उसके करीब पहुंचना मुश्किल होगा। ये यून की गति तेज हो सकती है, लेकिन ये तुलना उसके समान स्तर के योद्धाओं से की जाए तो। लेकिन अगर उसे स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेंग से मुकाबला करना हो तो वह निश्चित रूप से धीमा साबित होगा। यदि वह 1000 सेना की तलवार हाथ में लेकर हमला करता तो स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग स्थिति को भांप लेता और भाग जाता। रफ्तार, गति की सीमा तक कैसे पहुंचा जाए? ये यून को शुरुआत में ही एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसका समाधान करना कठिन था। उनकी गति में रातों रात सुधार करना संभव नहीं था। उसकी शारीरिक गतिविधियों की तकनीक को इतना प्रशिक्षित करना संभव नहीं था कि वह हेवन पर्पल यांग जिनसेंग के बराबर पहुंच सके। तो फिर उसे आगे क्या करना चाहिए? गहरी सोच में डूबी हुई ये यून के मन में अचानक एक विचार कौन था। उसकी गति भले ही हेवन पर्पल यांग जिनसेंग से कम हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक उसका हमला हेवन पर्पल यांग जिनसेंग के बराबर हो सकता था। हालांकि यह भी मुश्किल होगा। एक योद्धा के लिए उसकी आक्रमण गति निश्चित रूप से उसके शरीर की गति से अधिक होगी। कुछ विशालकाय आदिम जीव धीमी गति से चलते थे, लेकिन उनकी आक्रमण गति भयावह थी। यही कारण था कि उनसे भय उत्पन्न होता था। उसकी आक्रमण गति को बढ़ाना उसके शरीर की गति को बढ़ाने से कहीं अधिक आसान होगा। लेकिन ये यून ने अपने सबसे बेहतरीन हमले के बारे में सोचा, और वह था तीरों से हमला करना। ये यून के लिए स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग के पास जाने का कोई मौका नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि वह स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग के सबसे करीब 30 मीटर की दूरी तक ही जा सकता था। इससे अधिक करीब जाने पर स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग उससे सावधान हो जाता। 30 मीटर की दूरी पर तलवार से वार करना पर्याप्त तेज नहीं था, लेकिन अगर वह तीर चलाता तो गति कहीं अधिक तेज होती। हालांकि हेवन पर्पल यांग जिनसेंग को निशाना बनाना मुश्किल था, फिर भी उम्मीद हमेशा बनी रहती थी। ताइकांग धनुष और पवन चक्कर तीरों का उपयोग करते हुए यही उनका सबसे चरम हमला था। ताइकांग धनुष, आखिरकार उस धनुष का उपयोग करने का समय आ गया है। जनरल यान ने पहले कहा था कि ताइकांग धनुष कांग राज्य के एक एकांतप्रिय परिवार द्वारा बनाया गया था। झांग परिवार द्वारा निर्मित एक अनमोल धनुष। एकांतप्रिय पारिवारिक वंश होने का क्या अर्थ होता है, ये यून को पहले ये पता नहीं था। वह केवल इतना ही समझता था कि यह एक बड़ा पारिवारिक वंश है, लेकिन ये कितना बड़ा था उसे इसका स्पष्ट सा ही अंदाजा था। लेकिन अब बाल्डीकिन के परिचय के बाद ये यून को पता चला कि इस एकांतप्रिय परिवार का लंबा इतिहास रहा है। वे तो ऐसे महाशक्तिशाली परिवार थे जिन्होंने ताया दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट के साथ मिलकर भूमि पर विजय प्राप्त की थी। ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के साथ उनका जटिल संबंध था और उनकी विरासत शायद ताया शाही परिवार से कमजोर नहीं थी। कियोनियो उपनाम वाला वह व्यक्ति जिसने बैंगनी रंग की टंगस्टन की दीवार पर 7 बार चाकू से वार किया था, एक एकांतप्रिय पारिवारिक कबीले से आया था। ऐसे परिवार द्वारा बनाया गया धनुष स्पष्ट रूप से असाधारण था। 1000 सेना की कृपाण और ताइकांग धनुष प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुख्य रूप से 1000 सेना की कृपाण का ही उपयोग किया। आखिरकार हाथापाई वाले हथियार अन्य योद्धाओं के साथ लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते थे। धनुष का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य हथियार के रूप में किया जाता था। इन दिनों ये यून ने ताइकांग धनुष का कुछ बार इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हालांकि उसके पास उत्कृष्ट तीरंदाजी कौशल नहीं था, लेकिन उसके जैसे योद्धा के लिए चाहे वह आध्यात्मिक ऊर्जा हो, दृष्टि हो या मांसपेशियों पर नियंत्रण, ये सभी चीजें आम लोगों से कहीं बेहतर थीं। सैकड़ों फीट दूर लक्ष्य को भेदना उसके लिए आसान था। इसके अलावा ये यून स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेंग से केवल 30 मीटर दूर ही रहने वाला था। 30 मीटर की दूरी पर ये यून पवन चक्कर तीर से विलो के पत्ते को सटीक रूप से भेद सकता था। मैं धनुष का इस्तेमाल करूंगा,
ये यून की आंखें चमक उठी। किसी प्राचीन जड़ी बूटी को पकड़ने के ख्याल मात्र से ही उसका खून खौल उठा। अध्याय 187 तीरंदाजी कौशल। ताया डिवाइन सिटी में अभ्यास के लिए एक तीरंदाजी क्षेत्र था। जब ये यून उस क्षेत्र में पहुंचा तो उसने वहां कुछ लोगों को पाया। यह मैदान आयताकार था, इसकी चौड़ाई 300 मीटर और लंबाई 3000 मीटर थी। लंबी भुजा के एक छोर पर तीरंदाज थे और दूसरे छोर पर निशाने लगे थे। ये निशाने बैंगनी टंगस्टन से बने थे, जो उस बैंगनी टंगस्टन की दीवार के समान थे जिसका सामना ये यून ने पहले किया था। बैंगनी रंग के टंगस्टन ने ये यून पर गहरी छाप छोड़ी। यह एक बहुत ही कठोर पदार्थ था। ताया डिवाइन सिटी की सीमा में लक्ष्यों की कतारें थीं और सबसे पतले लक्ष्य भी आधा फुट मोटे थे। सबसे मोटे लक्ष्य 6 फुट मोटे थे, लगभग 1000 आर्मी कृपान के ब्लेड जितने लंबे। सबसे मोटा लक्ष्य तो उस बैंगनी टंगस्टन की दीवार से भी कहीं अधिक हास्यास्पद था, जिसे ये यून ने पहले प्राइमल एरो से भेदने की कोशिश की थी। जमीन पर गाड़े गए इन लक्ष्यों को मोटे काले लोहे के फ्रेमों से सुरक्षित किया गया था, जो देखने में बेहद चौंकाने वाले थे। जब ये यून ने वास्तव में लक्ष्यों को देखा तो उसने ठंडी सांस ली। निशाने के केंद्र में कई तीर थे। प्रत्येक तीर पूरी तरह से अंदर तक घुस गया था, केवल तीर के पंख ही बचे थे, लगभग एक पूरी तरह से धसी हुई कील की तरह। ये तीर उस शूटिंग रेंज में इस्तेमाल होने वाले मानक तीर थे। इनका इस्तेमाल विशेष रूप से लॉन्गबो के साथ किया जाता था और इनकी लंबाई 4 फुट 2 इंच थी। बैंगनी रंग की टंगस्टन की दीवार में 4 फुट 2 इंच लंबे तीर को पूरी तरह से डालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये यून ने देखा कि कुछ तीर पूरी तरह से निशाने को भेद चुके थे और तीर का अगला हिस्सा दूसरे छोर पर दिखाई दे रहा था। ये यून भयभीत हो गया। लगभग 10 दिन पहले उसने आदिम तीर से बैंगनी टंगस्टन की दीवार पर हमला किया था और वह उसमें केवल 1 फुट लंबा छेद ही कर पाया था। तीर ठीक से धंसा भी नहीं था, लेकिन इन तीरों को चलाने वाले लोग हल्के तीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर भी वे इसे इतनी गहराई तक भेदने में सक्षम थे। वे सचमुच बहुत शक्तिशाली थे। ये यून को पश्चाताप हुआ। भाई, निशाने पर तीर किसने चलाया? ये यून ने अपने बगल में बैठे एक साधक से पूछा। ओह, वे तीर उन्हें ली शियाओ ने चलाया था, जो स्वर्ग रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। स्वर्ग रैंकिंग में तीसरा स्थान, ली शियाओ। ये यून को वह नाम याद था। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की सूचियों में शीर्ष स्थान पर मौजूद सभी लोगों के नाम याद कर रखे थे। दिव्य निर्जन वन में एक विशाल वीरान भूमि फैली हुई थी। उस वीरान भूमि में शक्तिशाली खूंखार जानवर छिपे हुए थे। वहां कई कुलीन निर्जन जीव, पशु सेनापति या यहाँ तक कि पशु राजा निर्जन जीव भी थे। उन आदिम प्रजातियों का जिक्र तो करना ही क्या, जो दिव्य वन्य क्षेत्र की गहराई में स्थित थी। ताया दिव्य नगरी के सबसे शक्तिशाली साधक अभ्यास सत्र में भाग लेने या धातु शिल्पकारी करने जैसे छोटे मोटे काम नहीं करते थे। उनके पास ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करने के 2 ही तरीके थे। पहला तरीका था दूसरों के साथ व्यापार करना या लड़ाई के मुकाबले में जुआ खेलना। ये साधक विशेष रूप से निर्जन स्वर्ग के उस्ताद, लोहार के उस्ताद या रसायन शास्त्र के उस्ताद थे। वे सामग्री खरीद सकते थे और बदले में ड्रैगन स्केल रून्स के लिए अवशेष, अमृत या अद्भुत हथियार बना सकते थे। और जिनके पास ये कौशल नहीं थे और जो केवल लड़ना जानते थे, उनकी ड्रैगन स्केल रून्स की मुख्य आय वीरान जानवरों के शिकार से होती थी। एक निर्जन जानवर को मारने के बाद वे उस निर्जन जानवर की हड्डियों, मांस और सभी प्रकार के टेंडन और सींगों को ताया दिव्य शहर को सौंप सकते थे और ताया दिव्य शहर बदले में ड्रैगन स्केल रून्स के रूप में एक समान मुआवजा देता था। साथ ही साधकों द्वारा मारे गए निर्जन प्राणियों की संख्या और प्रकार के आधार पर उनकी रैंकिंग तैयार की जाएगी और यही स्वर्ग सम्मान सूची होगी। ताया दिव्य नगरी में 3 प्रकार की रैंकिंग थी। मानव रोल, जो साधक द्वारा खर्च किए गए और अर्जित किए गए ड्रैगन स्केल रून्स की कुल मात्रा पर आधारित थी, और पृथ्वी रोल, जो अखाड़े की रैंकिंग पर आधारित थी। लेकिन स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के क्रम को देखते हुए ये स्पष्ट था कि स्वर्ग रोल यानी निर्जन प्राणियों का शिकार अन्य 2 से ऊपर था। ड्रैगन स्केल रून्स की रैंकिंग धन संपत्ति का प्रतीक थी। हालांकि योद्धा की साधना के लिए संसाधनों से समृद्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण था। ताया दिव्य साम्राज्य के कई योद्धाओं को उनके पारिवारिक कुलों या संप्रदायों का समर्थन प्राप्त था। जब तक उनमें पर्याप्त प्रतिभा होती थी, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे। स्वयं संसाधन अर्जित करने की क्षमता आमतौर पर ऋषि लोक में प्रवेश करने के बाद ही उत्पन्न होती थी। परिणामस्वरूप योद्धा की संपत्ति का प्रतीक माने जाने वाले ड्रैगन स्केल रून्स की रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला। अखाड़े की रैंकिंग अन्य योद्धाओं के साथ हुए युद्धों से संबंधित थी। लेकिन ताया दिव्य साम्राज्य का मानना था कि मनुष्यों के लिए मुख्य खतरा निर्जन जानवरों से आता है। निर्जन जानवर जंगल के एक विशाल भूभाग पर कब्जा किए हुए थे। लेकिन संयोगवश उस जंगल में अनगिनत खजाने छिपे हुए थे, जो लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए दिव्य राज्य ने योद्धाओं के बीच हत्या को प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि उसने निर्जन पशुओं की हत्या को प्रोत्साहित किया। इसलिए वीरान इलाकों में जानवरों का शिकार करने को स्वर्ग का दर्जा दिया गया और इसके लिए मिलने वाले पुरस्कार भी अधिक थे। हाँ, लगता है तुम यहाँ नए हो। मैंने देखा तुम्हारी पीठ पर धनुष है। ओह, ये तो बढ़िया धनुष है। इसे झांग परिवार ने बनाया है। ये यून ने एक योद्धा से यूं ही बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन उस योद्धा की समझ कमाल की थी और उसने एक नजर में ही ये उनके धनुष की गुणवत्ता बता दी। खूब अभ्यास करो। अगर तुम धनुष बाण का अभ्यास अच्छे से करोगे तो स्वर्ग रैंकिंग में तुम्हें बहुत फायदा होगा। सीनियर ली शियाओ की तीरंदाजी कौशल लाजवाब है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ली शियाओ ने अंगूठे जितने पतले तीर से एक बख्तरबंद गेंडे को चीर डाला। वह किसान लगभग 15 वर्ष का था। जिस तरह से उसने उत्साहपूर्वक उस दृश्य का वर्णन किया, उसे
देखकर ऐसा लगता था मानो सारी महिमा उसी की हो। इससे ये उनके मन में भी भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। बख्तरबंद गैंडा अपनी रक्षात्मक क्षमता के लिए वीरान जानवरों में प्रसिद्ध था। ली शियाओ ने एक ही तीर से न केवल उसे मार डाला बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी तीरंदाजी की क्षमता वाकई अद्भुत थी। तीर चलाने में योद्धा की सटीकता सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। योद्धा की दृष्टि और मानसिक क्षमता के बल पर सटीक तीर चलाना मुश्किल नहीं था। सबसे मुश्किल काम था धनुष और बाण के भीतर युआंची और शक्ति का संचार करना। वास्तव में भयानक तीरंदाजों ने 100 कदम की दूरी से तीर से विलो के पत्ते को नहीं भेदा, बल्कि 100 कदम की दूरी से एक छोटी पहाड़ी को चकनाचूर कर दिया। दरअसल जो लोग धनुष चलाने में माहिर होते थे वे आमतौर पर बहुत शक्तिशाली योद्धा होते थे। उनके प्राथमिक हथियार धनुष नहीं बल्कि तलवार, कृपाण या भाला आदि होते थे। धनुष तो बस उनके हथियारों में से एक था। उनके आमने सामने के हमले भी उतने ही शक्तिशाली होते थे और उनके शरीर में अकल्पनीय शक्ति होती थी। ये यून को पता था कि ली शियाओ भी पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल है। प्राचीन मिथकों में होई द्वारा सूर्य को वध करने की कथा प्रचलित है और ताया दिव्य साम्राज्य के आधारशिला और बहुमूल्य धनुष को तारा वध धनुष का नाम दिया गया था। जब किसी व्यक्ति की तीरंदाजी की कुशलता एक दिव्य स्तर तक पहुंच जाती थी तो वह तारों और सूर्य को भी मार गिरा सकता था। हालांकि इसमें कुछ अतिशयोक्ति थी, फिर भी यह धनुष और बाण की शक्ति को दर्शाता था। वर्तमान यून के लिए धनुष और बाण जंगली जानवरों के खिलाफ एक बड़ा लाभ था। धनुष और बाण की शिकार गति स्वाभाविक रूप से ऐसी थी जिसका मुकाबला प्रत्यक्ष हथियारों से नहीं किया जा सकता था। ली शियाओ का तीर देखकर ये यून और क्या कह सकता था। अभ्यास करो। 1 साल से भी कम समय में ये यून अपने धनुष और तलवार का इस्तेमाल करके स्वर्ग और पृथ्वी की रैंकिंग में जगह बनाना चाहता था। 1 साल में शीर्ष 1000 में प्रवेश करना उनके लिए मानव जगत की ऊंचाइयों में से एक होने का प्रतीक था और इससे दिव्य साम्राज्य के विभिन्न गुटों का ध्यान आकर्षित होता। लेकिन ये उनका लक्ष्य इससे कहीं अधिक था। ... ताया हर पर्वत अनंत तक फैला हुआ था। इसमें अनगिनत चमत्कार छिपे हुए थे और अनगिनत खजाने खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सूर्य आकाश में चमक रहा था। सूती वस्त्र पहने एक युवक चीते की तरह फुर्ती से पहाड़ पर यात्रा कर रहा था। उसने अपने कंधे पर एक काला लंबा धनुष और पीठ पर तीरों का तरकश टांग रखा था। तरकश का आकार एक वयस्क की कमर जितना था और उसमें चमकते हुए तीरों का एक गुच्छा था। हालांकि उसके पास बहुत सारा सामान था, लेकिन इससे युवक को कोई बाधा नहीं हुई। ऊंचे पहाड़ और घने जंगल भी युवक के सामने बेअसर साबित हुए। पेंग पेंग, युवक के कदम भारी थे। जमीन पर रखा उसका हर कदम ऐसा लग रहा था मानो 10,000 पाउंड का हथौड़ा जमीन पर पटक रहा हो। अगर वह किसी चट्टान पर उतरता तो चट्टान फट जाती। अगर वह किसी पेड़ के तने पर गिरता तो तना चकनाचूर हो जाता। अचानक युवक ने एक लंबी तेज तलवार निकाली। तलवार की एक झटके में 3 मोटे पेड़ ऐसे कट गए मानो घास हो। कटाई इतनी साफ थी मानो उन्हें सैंडपापा से रगड़कर चिकना किया गया हो। युवक ने पेड़ का एक तना उठाया और दोनों पैर जमीन पर रखकर पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया। वाह! एक तीखी चीख के साथ पेड़ का मोटा तना उल्कापिंड की तरह सीधे आकाश में उड़ गया। युवकों ने व्यवस्थित ढंग से शेष पेड़ों के साथ भी ऐसा ही किया। वूश वूश वूश, तीनों वृक्ष आकाश में विचरण करते हुए आगे बढ़े। ये यून ने छलांग लगाए और हाथ में ताइकांग धनुष लिए हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। पेंग पेंग पेंग, विशालकाय अजगर की पसलियों से बनी धनुष की डोरी 3 बार कांपी। ये यून ने लगातार 3 तीर चलाए। तीनों तीरों के टकराने से तुरंत ही एक जोरदार धमाका हुआ। तीरों ने हवा में स्पष्ट लहरें पैदा कर दी जिससे उनके चारों ओर धुंध छा गई। इन धनुषों ने ध्वनि अवरोध को तोड़ते हुए ध्वनि विस्फोट उत्पन्न किया। ये यून का शरीर ध्वनि की गति तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके लिए अतिध्वनिक तीर चलाना आसान था। तीनों तीर तीनों पेड़ों का पीछा करने लगे। पेंग पेंग पेंग, लगातार 3 जोरदार गड़गड़ाहट। आसमान में दूर तक उड़ चुके पेड़ों के तने उन 3 तीरों से छेद गए और फट गए, जिससे लकड़ी और पत्तों के अनगिनत टुकड़े हवा में बिखर गए। ये दृश्य देखकर ये यून ने राहत की सांस ली। ये यून 10 दिनों से धनुष चलाने का अभ्यास कर रहा था। इन 10 दिनों में ये यून ने अनगिनत बार धनुष चलाया था, जिससे उसकी उंगलियां बुरी तरह कट गईं और खून से लथपथ हो गईं। और आज, हालांकि ये यून के तीरंदाजी कौशल वरिष्ठ साधकों से अतुलनीय थे, फिर भी बहुत कम नौसिखिए ऐसे थे जो उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। 4 से 5 दिनों में अपनी अंतिम तैयारियों को पूरा करने के बाद उस प्राचीन जड़ी बूटी को प्राप्त करने का समय आ जाएगा। ये यून ने स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को पकड़ने की पूरी योजना बना ली थी। उसके पास सफलता पाने का बस यही एक मौका था। अध्याय 188, अंतिम तैयारियां। अगले दिन शाम को जड़ी बूटी चुनने के काम के कार्यालय में। बहन वांग, यह आज मेरी फसल है। ये यून ने आज्ञाकारी भाव से अपनी जड़ी बूटियों की टोकरी पत्थर की अलमारी पर रख दी। वांग ने आलसे से एक नजर डाली। उसने हल्के रंग की टोकरी से जड़ी बूटियां निकालने के लिए हाथ बढ़ाया और ये यून की फसल का अनुमान लगाया। वांग ने हल्की सी आह भरी। ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बेकार, जड़ी बूटियों की टोकरी में जड़ी बूटियों की मात्रा निश्चित रूप से 80 ड्रैगन स्केल रून्स से अधिक नहीं थी। शुरुआत में ये यून लगभग 200 ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर जड़ी बूटियां जमा कराती थी। एक नौसिखिए द्वारा इतनी अधिक मात्रा में जड़ी बूटियां जमा कराना वांग को आश्चर्यचकित कर देता था। हालांकि इस स्तर पर वह झोंगी से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं था। अगले 2 महीनों में 15,000 ड्रैगन स्केल रून्स की आय अर्जित करना असंभव नहीं था। यह परिणाम उसकी तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता और बुद्धिमत्ता को साबित करेगा। परिणाम स्वरूप दिव्य नगर उसे किसी न किसी रूप में पुरस्कार प्रदान करेगा। लेकिन वांग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 10 दिनों में ही यून द्वारा दी जाने वाली राशि आधी होकर लगभग 100 ड्रैगन स्केल रून्स रह जाएगी। लेकिन पिछले 3 दिनों में स्थिति और भी बदतर हो गई और यह घटकर मात्र 70-80 प्रतिदिन रह गई।
इन सभी वर्षों में वांग जड़ी बूटी चुनने वाले कार्यालय की प्रभारी रही थी। उन्होंने कई ऐसे साधकों को देखा था जिनकी इंद्रियां बहुत तेज थीं। आमतौर पर वे समय के साथ अधिक जड़ी बूटियां जमा करते थे और वे कभी भी यी यून की तरह नहीं थे जो समय के साथ कम जड़ी बूटियां जमा करते थे। यदि यी यून शुरुआत में भाग्यशाली रहा और बाद में धीरे धीरे दुर्भाग्यशाली हो गया तो ये बात समझ में नहीं आती। भाग्य का सारा साथ शुरुआती कुछ दिनों में ही केंद्रित होना असंभव था। एकमात्र संभावना यही थी कि यी यून मेहनत नहीं कर रही थी। ये सोचकर वांग का चेहरा उदास हो गया। अगर आप में प्रतिभा की कमी थी तो कोई बात नहीं। आखिरकार आपकी प्रतिभा आपको आपके माता पिता से मिली थी और उस प्रतिभा को परवरिश के जरिए बदलना मुश्किल था। जिन लोगों में प्रतिभा की कमी होती है वे औसत दर्जे के ही रह जाते हैं, क्योंकि चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें उनके लिए अद्वितीय नायक बनना असंभव होता है। वांग की नजर में प्रतिभावान लोग जिन्होंने अपनी प्रतिभा को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया निकम्मे थे। इसके अलावा वे ताया दिव्य नगर में रहकर नगर के संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, फिर भी उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। इस दुनिया में अनगिनत लोग ऐसे थे जो मजबूत बनना चाहते थे लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला। इस अवसर का सदुपयोग न करना और संसाधनों को बर्बाद करना एक अक्षम्य कार्य था। ताया दिव्य नगर के संसाधन उन लोगों को दिए जाते थे जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उन नायकों को जो देश की रक्षा करते थे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे फिजूल खर्ची करके कोई कुलीन उपाधि प्राप्त कर समृद्ध जीवन व्यतीत कर सके। 82 ड्रैगन स्केल रूल्स। तुम दिन ब दिन और भी बदतर होते जा रहे हो। अगर तुम पतन में डूबे रहना चाहते हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम दिव्य वनवास शिविरों में समय बर्बाद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी निकल जाओ। वांग ने बिना किसी मित्रता के सीधे यी यून के चेहरे पर चिल्लाकर उसे डांटा। उसने यी यून का पहचान चिन्ह फेंक दिया जो लगभग यी यून के चेहरे पर लग ही गया। यी यून ने अपना टोकन पकड़ा और वह अवाक रह गया। वह शुरू में वांग से वज्र अग्नि संबंधी वस्तुओं के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसका रवैया देखकर वह चुप ही रह गया। तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? यी यून को वहां खड़ा देखकर वांग ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं, यी यून ने असहाय होकर कहा। झाओ किनचेन और कंपनी यी यून के पीछे थे। झाओ किनचेन को भी यह जानने की उत्सुकता थी कि यी यून की फसल अब इतनी कम क्यों हुई है। छोटे भाई यी यून, अब तुम कम जड़ी बूटियां क्यों तोड़ रहे हो? कुछ खास नहीं, लगता है मेरी किस्मत खराब चल रही है। वैसे आजकल थोड़ी थकान भी महसूस हो रही है। यी यून ने कंधे उचकाते हुए बात टाल दी। जाहिर है वह किसी प्राचीन जड़ी बूटी को पकड़ने की अपनी तैयारियों का जिक्र नहीं करना चाहता था। बहन किनचेन, मुझे कुछ शक्तिशाली वज्र अग्नि मंत्र चाहिए। क्या आप जानती हैं कि मैं उन्हें कहां से प्राप्त कर सकती हूँ? गरज अग्नि मंत्र। झाओ किनचेन रुक गई। उसे नहीं पता था कि यी यून को इसकी क्या जरूरत थी। ठीक है, जब तक मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, जितना मजबूत हो उतना अच्छा। कुछ देर सोचने के बाद झाओ किनचेन ने कहा, ताया दिव्य नगरी में कुछ ऐसे जिले हैं जहां विशेष रूप से ताबीज बेचे जाते हैं। ये ताबीज ताया दिव्य नगरी के उस्तादों द्वारा बनाए जाते हैं। जब योद्धा जंगली जानवरों का शिकार करते हैं तो वे इन ताबीजों का उपयोग कर सकते हैं और संकट की स्थिति में ताबीज की शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। ओह, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। यी यून की आंखें चमक उठी। ये उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। हाँ, दिव्य वन बहुत खतरनाक है। कुछ निर्जन जीवों का सामना साधक नहीं कर सकते। सुरक्षा कवच के बिना और भी अधिक मौतें और चोटें होंगी। लेकिन दिव्य नगर हमें इन कवचों पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। इसलिए ये कवच अत्यंत महंगे बिकते हैं। शक्तिशाली कवच 1000 या यहाँ तक कि 2000 ड्रैगन स्केल रून्स में बिक सकते हैं। एक नौसिखिए को 1000 ड्रैगन स्केल रून्स कमाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि अधिक अनुभवी साधकों को भी इतनी मात्रा में रून्स कमाने के लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इस तरह के ताबीज का इस्तेमाल करना पिछले कुछ दिनों की मेहनत को बर्बाद करने के बराबर था। मुझे समझ आ गया, मुझे वहां ले चलो। इन ताबीजों को ताया डिवाइन सिटी के एक सार्वजनिक गलियारे में बेचा गया। हॉल के बीचों बीच एक विशाल संरचना थी। उस संरचना के भीतर एक पैगोडा था जिसके शिखर पर एक चमकती हुई रोशनी थी। इस पैगोडा में 9 मंजिलें थीं। विशाल द्वार पर 3 बड़े अक्षरों में लिखा था 10,000 पैगोडा। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके पैगोडा से संपर्क स्थापित करें, फिर आप कैटलॉग देख सकेंगे। ड्रैगन स्केल रून्स का भुगतान करने के बाद आपको ये प्राप्त हो जाएगा। झाओ किनचेन ने बगल में समझाते हुए कहा। जब से यी यून ने उसकी मदद की थी तब से वह यी यून की मदद के लिए तत्पर थी। जब भी यी यून को कोई अनुरोध होता वह उसे वहां ले जाती और नियमों को विस्तार से समझाते हुए उसका ध्यान आकर्षित करती। यी यून ने अपनी आंखें बंद की और तुरंत उसके मन में एक विशाल दीवार का चित्र उभर आया। दीवार पर तरह तरह की छोटी छोटी वस्तुएं रखी हुई थीं। वे केवल ताबीज ही नहीं थे बल्कि उनमें अमृत, वीरान अस्थि अवशेष, सरनी डिस्क आदि भी शामिल थे। वहां एक शानदार प्रदर्शनी थी जिसने उनकी आंखों को तृप्त कर दिया। यी यून को एहसास हुआ कि सिर्फ इस दीवार पर ही 10,000 से अधिक वस्तुएं थीं और इस दीवार से एक और दीवार जुड़ी हुई थी। बस एक नजर में ही दर्जनों दीवारें नजर आ गईं। ये तो बहुत सारे हैं। यी यून ने खुद को रोके बिना नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, ये 10,000 पैगोडा ताया दिव्य नगरी का व्यापार केंद्र है। यहाँ न केवल उस्तादों के उत्पाद मिलते हैं बल्कि अन्य साधकों के उत्पाद भी मिलते हैं। कई साधक ऐसे हैं जिनका मुख्य व्यवसाय युद्ध करना नहीं बल्कि ताबीज, औषधियां बनाना या निर्जन स्वर्ग के उस्ताद बनना आदि है। उनके उत्पाद फिर इस 10,000 पैगोडा में बिक्री के लिए लाए जाते हैं, जिससे ये बहुत सुविधाजनक हो जाता है। इसके अलावा कुछ साधकों द्वारा मारे गए वीरान जानवरों के कुछ दुर्लभ अंग भी हो सकते हैं। चूंकि दिव्य नगरी द्वारा दी गई मानक कीमत योद्धाओं को संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वे इसे 10,000 पैगोडा में बेच सकते हैं। जब कोई वीरान स्वर्ग का स्वामी या रसायनज्ञ इसे देखेगा तो वह इसे खरीद सकता है।
हर कोई यहाँ 10,000 पैगोडा में कुछ न कुछ डालता है, इसलिए यहाँ 10 लाख तक खजाने हो सकते हैं। मैं समझ गया। झाओ किनचेन की व्याख्या सुनकर ये यून को राहत मिली। इतने बड़े समूह के साथ व्यापार करना वाकई बहुत आसान था। ये यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग खोजबीन करने के लिए किया। जल्द ही उसे रंग बिरंगे ताबीजों से भरी एक दीवार मिली। उन पर तरह तरह की विचित्र आकृतियां और प्रतीक खुदे हुए थे। इनमें से कुछ ताबीज वीरान जानवरों की खाल से बने थे, जबकि कुछ पीले कागज से। इनकी कीमत में भी काफी अंतर था। कुछ सस्ते वाले भी 1 दर्जन ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर थे। ये ताबीज नौसिखियों के लिए थे, जिनके बारे में ये यून ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। वह केवल वज्र अग्नि श्रेणी के ताबीज ही चुनता था और उन्हें किसी कुशल कारीगर द्वारा बनाया जाना आवश्यक था। आखिरकार ये यून को कुछ मिला। यह एक गोल मनका था जो कंचे के आकार का था। इसकी सतह देखने में शुद्ध धातु की बनी हुई प्रतीत हो रही थी। मनके की सतह पर विचित्र प्रतीक खुदे हुए थे। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे स्पर्श करते हुए ये यून को एक घातक आशय का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा मानो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा मन के द्वारा अवशोषित होने वाली हो। इससे ये यून दंग रह गया। उसने मनके के बारे में लिखी जानकारी पढ़ी। दिव्य नरक का मनका। इसके भीतर एक अनमोल निर्जन पशु अवशेष था। इस अवशेष पर एक गुरु द्वारा प्राचीन सरणी चिन्ह उकेरा गया था। यह एक आक्रमणकारी वस्तु थी जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। दिव्य नरक मनका फेंकने के बाद युवांची का उपयोग करके इसे प्रज्वलित करने से इसके भीतर की वज्र अग्नि शक्ति सक्रिय हो जाती थी। एक दिव्य नरक मनका 2000 ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर था। ये यून ने लगभग 1 महीने में जो धन अर्जित किया था वह आधे से भी कम हो गया। कितना महंगा। ये यून ने अपने होंठ चाटे। इस श्रेणी के खजाने के लिए भी केवल 1 या 2 मोती ही शीर्ष श्रेणी के साधकों के लिए तैयार किए जाते थे, जो उन्हें संकट के समय के लिए बचाकर रखते थे। एक नौसिखिए के तौर पर इस खजाने का इस्तेमाल करना शायद दूसरों को इतना चौंका देगा कि वे हैरान रह जाएंगे। जब ये यून ने दिव्य नरक मनका चुना तो वह प्रकाश के गोले में लिपटा हुआ 10,000 पैगोडा से उड़कर ये यून के हाथों में आ गिरा। ये यून ने उसे पहले से तैयार किए गए एक जेड बॉक्स में रखा और अपने थैले में रख लिया। झाओ किनचेन बगल में खड़ी देख रही थी। उसे नहीं पता था कि प्रकाश का गोला क्या था, लेकिन चूंकि यह जीवन रक्षक का एक साधन था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। ये यून के लिए दिव्य नरक की माला काफी नहीं थी। ये यून चुनता रहा। वह बहुत सी चीजें चाहता था, लेकिन उसके पास सीमित ड्रैगन स्केल रून्स होने के कारण 3 चीजें चुनने के बाद ही उसके सारे रून्स खत्म हो गए। कुछ ही खजानों ने वो सारा पैसा खत्म कर दिया था जिसे ये यून को इकट्ठा करने में लगभग 1 महीना लगा था। वह सचमुच एक ही प्रयास में सब कुछ दांव पर लगा रहा था। यदि वह प्राचीन जड़ी बूटी को प्राप्त करने में असफल रहा तो ये यून को ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। इसलिए उसे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जड़ी बूटियों का सही ढंग से चयन करना होगा। उसे अपने शारीरिक कौशल और तीरंदाजी के अभ्यास को एक तरफ रखना होगा। अपनी तैयारियों को पूरा करने के बाद ये यून ने वांग से लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटियां चुनने के लिए आवेदन किया। लगातार जड़ी बूटियां तोड़ने के कारण उन्हें शाम को वापस आने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 दिनों तक उन्होंने पहाड़ पर ही खाना पीना और सोना किया। कई किसान दिन में केवल जड़ी बूटियां तोड़ते थे और रात में खेती करते थे। पहले ये यून भी ऐसा ही करता था, लेकिन इस बार स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन प्राप्त करने के लिए ये यून को बहुत समय की आवश्यकता थी। लगातार 7 दिन जड़ी बूटियां तोड़ना। वांग ने ये यून की तरफ देखा और फुफकारा, ये लड़का जिसे कुछ नहीं आता। वह एक दिन भी जड़ी बूटियां नहीं तोड़ पाता तो 7 दिन क्यों? वह कितने दिन टिक पाएगा? क्या आप 7 दिनों तक जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी जड़ी बूटी की टोकरी भर सकते हैं? आप जो चाहें वो कर सकते हैं। वांग को कोई परवाह नहीं थी। ये यून से उसका कोई संबंध नहीं था। मेहनती लोगों की वह थोड़ी मदद कर सकती थी, लेकिन निकम्मों की उसे कोई परवाह नहीं थी। 7 दिन की मंजूरी मिलने के बाद ये यून ने अपनी जड़ी बूटियों की टोकरी उठाई और सुबह सुबह जड़ी बूटियों के पहाड़ की ओर जाने वाले टेलीपोर्टेशन एरे की ओर चल पड़ा। जीत दांव पर थी। अध्याय 189 चंद्र यीन दिवस। टेलीपोर्टेशन एरे की सफेद किरणों के मार्गदर्शन में ये यून ने टेलीपोर्टेशन एरे के पार कदम रखा। ये जड़ी बूटी पर्वत, जिसे क्रमांक 60 के रूप में चिन्हित किया गया था, वह पर्वत था जहां ये उनको टेलीपोर्टेशन प्रणाली द्वारा भेजा गया था। पिछले 30 दिनों से वह लगातार क्रमांक 60 से जड़ी बूटियां चुन रहा था। इसे पिछले और अगले महीनों के लिए ये यून के लिए निर्धारित जड़ी बूटी पर्वत माना जाता था। जड़ी बूटियां चुनने वाले किसानों को बेतरतीब ढंग से जड़ी बूटियों के पहाड़ पर भेज दिया जाएगा और वे कई महीनों तक अपना स्थान नहीं बदलेंगे। इसका लाभ ये होगा कि वे उन स्थानों को याद रख सकेंगे जहां वे पहले खोज कर चुके हैं, जिससे अगली बार दोबारा खोज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि सभी किसानों को हर बार बेतरतीब ढंग से नए जड़ी बूटी के पहाड़ सौंपे जाएं, तो यह संभावना होगी कि जिस स्थान की एक किसान ने खोज की है वह वही स्थान हो जिसकी खोज कुछ दिन पहले किसी और ने की हो। ये यून ने अपने बहते हुए पारे के गांव के साथ इस #60 जड़ी बूटी पर्वत के एक बड़े क्षेत्र की छानबीन की थी। ये यून को हेवन पर्पल यांग जिनसेन के आसपास 100 मील के दायरे में फैले क्षेत्र की विशेष रूप से अच्छी जानकारी थी। जैसे ही उसे टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से भेजा गया, ये यून परिचित रास्तों से होते हुए पहाड़ से गुजरा और धीरे धीरे उस चट्टान की ओर बढ़ने लगा जहां ब्लड यांग फ्लावर स्थित था। इस समय ये यून चट्टान से लगभग कुछ दर्जन मील दूर थी। उसे चट्टान पर चढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी और वह आराम से आसपास जड़ी बूटियों की तलाश करता रहा। वह अपनी शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास भी नहीं कर रहा था। उसने बहते पारे का गाउन उतार दिया था। लंबे समय तक 200 टन भार धारण करने के बाद अचानक उसे उतारने से ये यून को भारहीनता का एहसास हुआ और वह कबूतर की तरह हल्का हो गया, मानो वह बादलों में छलांग लगा सकता हो। ये यून की सर्वोत्तम स्थिति थी। एक बड़े युद्ध के आसन्न खतरे को देखते हुए ये यून ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहता था जो उसकी गति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सके। एक और उच्च श्रेणी की पीली जड़।
यह एक प्रकार की जहरीली जड़ी बूटी है जिससे जहर बनाया जा सकता है। ये यून ने जड़ को अपने पास रखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। ताया दिव्य नगरी के रसायन शास्त्री न केवल लाभकारी प्रभाव वाले अमृत बना सकते थे, बल्कि प्रतिकूल प्रभाव वाली दवाएं भी बना सकते थे। उदाहरण के लिए जहर, मतिभ्रम पैदा करने वाली दवाएं या लकवा पैदा करने वाली दवाएं। हर तरह की संभावनाएं थीं। डेथरूट के बाद काला कवक, रक्त से लिपटी हुई जड़ें, बैंगनी हृदय घास। ये यून ने लापरवाही से एक एक करके जड़ी बूटियां चुनी, मानो वह स्वर्ग के बैंगनी आंग जिनसेन के बारे में भूल गया हो। दिन भर जड़ी बूटियां चुनने के बाद शाम होने लगी थी। अनजाने में ही ये यून उस चट्टान के पास पहुंच चुकी थी जहां रक्त यांग फूल था। ये यून जानता था कि स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को उसकी उपस्थिति का पता बहुत पहले ही चल चुका था। आदिम जड़ी बूटियां अत्यंत सतर्क थीं। ये यून की विधियों के अनुसार आदिम जड़ी बूटी के पास गुप्त रूप से जाने का प्रयास करना मात्र एक कोरी कल्पना ही होती। आधी रात से लगभग 2 घंटे पहले का समय था। ये यून ने आकाश की ओर देखा। चांद नहीं था और रात का आकाश कोयले की तरह काला था। ये यून सुबह सुबह ही हैश-60 जड़ी बूटी पर्वत पर आ गया था, लेकिन उसने जानबूझकर इस चट्टान पर पहुंचने में समय बर्बाद किया। इसका कारण ये था कि वह इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ये चंद्र माह का पहला दिन था, यानी अमावस्या का दिन। चंद्रमा की अनुपस्थिति में ये चंद्रयीन दिवस था। चंद्रयीन दिवस वह दिन था जिसमें यिनची ऊर्जा सबसे अधिक तीव्र होती थी। आधी रात के बाद पौने घंटे का समय सबसे सघन यिनची ऊर्जा वाला समय होता था। इसलिए ये यून ने इसे उस समय के अनुसार निर्धारित किया था जब पूरे महीने में यिनची सबसे सघन थी। हेवन पर्पल यांग जिनसेन को यांग क्यूई पसंद थी और यह उन जड़ी बूटियों का सेवन करता था जो प्रकृति में शुद्ध यांग थी। आधी रात के 3/4 घंटे बाद चंद्रयीन दिवस का समय वह क्षण था जब ये सबसे कमजोर होता था। इसलिए ये यून ने हमले के लिए यही क्षण चुना। फिर भी ये यून को अपने ताइकांग धनुष से स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन पर प्रहार करने में बहुत कम विश्वास था। हेवन पर्पल यांग जिनसेन की गति भयावह थी और उसकी प्रतिक्रिया गति अत्यंत तीव्र थी। पिछले कुछ दिनों से ये यून स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के बारे में जानकारी खोजने में बहुत मेहनत कर रहा था। दिव्य वन्य इतिहास संकलन के अलावा उसने इससे संबंधित सभी जानकारी पढ़ ली थी। वह लगातार अपनी तीरंदाजी कौशल की तुलना स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की क्षमताओं से कर रहा था। उसका अंतिम निष्कर्ष ये था कि 30 मीटर के दायरे में भले ही उसका तीर ध्वनि की गति से अधिक गति से चले, फिर भी स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के उसे चकमा देने की प्रबल संभावना थी। और जिस क्षण वह अपने प्रयास में असफल हो गया, भविष्य में उसे स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को प्राप्त करने का जरा सा भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये यून को हर बात पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ा और उसे हर तरह की गणना करनी पड़ी। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं तुम्हारी सुरंग खोदने की कला बेहतर है या मेरा तीर तेज। ये यून ने मन ही मन ये कहा और उछल पड़ा। धीमी कदमों की आहट के साथ ये यून ने अपनी पीठ पर जड़ी बूटियों की टोकरी लिए हुए चट्टान की ढलानों पर कदम रखा। वह बंदर से 100 गुना ज्यादा फुर्तीला था और उसने चट्टान को ऐसे आसानी से चढ़ लिया जैसे वह समतल जमीन पर चल रहा हो। रात में पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा हड्डियों तक जम जाती थी। सपाट चट्टान की चोटी पर शत विक्षत कंकाल बिखरा पड़ा था और हवा के लगातार झोंकों के बावजूद वह वहीं खड़ा रहा। चट्टान की चोटी पर यिनची ऊर्जा अत्यंत सघन थी। इस भूमि में कुछ ऐसी आत्माएं थीं जो इस समय प्रकट होना चाहती थीं। ये यून कुछ देर तक चट्टान पर खड़ा रहा और ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बैंगनी क्रिस्टल के साथ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एकीकृत करते हुए वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा है। ये हेवन पर्पल यांग जिनसेन था। बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से ये यून आसपास की ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गई थी। फिर भी बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि में ये यून स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन के सटीक स्थान का पता नहीं लगा सकी। लेकिन घनी यिनची में यांगची की एक स्पष्ट धारा दिखाई दे रही थी। ये धारा स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन की थी। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को ये यून की निगरानी की कोई परवाह नहीं थी। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के लिए ये यून एक जंगली खरगोश की तरह था जो उसके क्षेत्र में घुस आया था और उसका कोई महत्व नहीं था। ये प्राचीन जड़ी बूटी हजारों वर्षों से अस्तित्व में थी। अनगिनत लोगों ने इसकी खेती की थी। उन मूर्खों को ये कभी नहीं मिली। कुछ मानव विशेषज्ञों ने इसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसे डरा नहीं सके। कभी कभी ताया दिव्य नगरी से ऋषि हैश-60 जड़ी बूटी पर्वत पर आते थे। तभी यह प्राचीन जड़ी बूटी सतर्क हो जाती थी और पहले से ही छिप जाती थी। इस प्रकार ये सुरक्षित रही थी। ये यून की वर्तमान शक्ति को देखते हुए आदिम जड़ी बूटी को किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं हुआ। अंधेरे में ये यून चुपचाप खड़ा रहा। वह मन ही मन समय गिन रहा था और निर्धारित समय से पहले अभी भी 2 घंटे बाकी थे। ये यून ने मानो बेतरतीब ढंग से अपनी 1000 सेना की तलवार निकाल ली। हालांकि वह अपनी बैंगनी क्रिस्टल दृष्टि से स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन का सटीक पता नहीं लगा सका, लेकिन उसने रक्त यांग फूल का स्थान पहले ही निर्धारित कर लिया था। ब्लड यांग फ्लावर लगभग 100 मीटर बाईं ओर था और वह जमीन में काफी गहराई में दबा हुआ था। ये यून उस स्थान की ओर चला गया जहां उसे पहले ब्लड यांग फ्लावर मिला था। उसने जो गड्ढा खोदा था वह अभी भी वहीं मौजूद था। ये यून ने जिज्ञासा भरे चेहरे के साथ बुदबुदाते हुए कहा, क्या ये वही जगह नहीं है जहां मुझे पिछली बार रक्त यांग फूल मिला था? पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं रक्त यांग फूल उठाने ही वाला था, अचानक कब्रों से कई लाशें निकल आईं। मैंने कई को मार डाला, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या हुआ। जब मैं जागा तो मैं बुरी तरह घायल था और सारी लाशें और रक्त यांग फूल गायब हो गए थे। यह एक सपने जैसा था। ये यून मन ही मन बुदबुदाया। थोड़ी ही दूर पर स्वर्ग का बैंगनी यांग जिनसेन चुपचाप इस दिलचस्प इंसान को देख रहा था। उसमें कुछ हद तक बुद्धि थी और वही यून की बातों को समझ सकता था। मनुष्य सचमुच एक मूर्ख प्रजाति थे। उन्हें पता चले बिना ही उन पर जादू का असर हो सकता था और वे सोचने लगते थे कि वे सपना देख रहे हैं।
इस मूर्ख ने तो ब्लड यान फ्लावर तोड़ने की भी कोशिश की। वाह क्या ख्वाब है। ये यून कुछ देर तक असमंजस में रहने के बाद अपनी 1000 सेना की कृपान को घुमाकर तेजी से नीचे की ओर वार किया। पेंग, मिट्टी और पत्थरों के छिटकने के साथ ही जमीन पर एक गहरी काली दरार दिखाई दी। ये यून हिचकिचाया और सावधानी से हाथ अंदर डाला। अंधेरे में उसने चारों ओर छुआ, लेकिन जाहिर है उसे कुछ नहीं मिला। उसने मन ही मन बुदबुदाया, क्या ये पिछली बार यही नहीं था। ये ब्लड यान फ्लावर भाग गया। ये यून को इतना बेवकूफ देखकर अगर स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन कोई भाव प्रकट कर पाता तो वह अत्यधिक हंसने के कारण आंसू निकलने जैसा होता। क्या सभी इंसान इतने मूर्ख होते हैं? उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उन पर जादू का असर हुआ है, लेकिन वे इतने भोले हैं कि सोचते हैं कि उन्हें ब्लड यान फ्लावर उसी जगह पर मिल जाएगा। कितना बेवकूफ है। इसी समय ये यून ने अपनी जगह बदली और खुदाई शुरू कर दी। बेशक ये भी एक और नाकामयाबी साबित हुई। ये यून ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। इस चट्टान पर उसने लगभग 3 फीट गहरी खुदाई शुरू कर दी। आदिम जड़ी बूटी के लिए ये यून का व्यवहार हास्यास्पद था, लेकिन धीरे धीरे मामला गंभीर होने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये यून की लक्ष्यहीन खुदाई धीरे धीरे ब्लड यान फ्लावर के स्थान के करीब पहुंच रही है। क्या यह महज एक संयोग था? ये यून लगभग ब्लड यान फ्लावर तक पहुंचने ही वाली थी। ये यून की खुदाई को और अधिक सावधानीपूर्वक और गहरा होते देख आदिम जड़ी बूटी ने सोचा कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वह वास्तव में ब्लड यान फ्लावर को ढूंढ सकता है। क्या यह महज संयोग था? बेशक स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन नहीं चाहता था कि यून रक्त यान फूल को चुरा ले। अचानक उसे लगा कि इस मूर्ख इंसान को पहले जो सबक दिया गया था वह काफी नहीं था। इस बार उसे और भी कड़ा सबक सिखाना होगा। उम्मीद है कि ऐसा सबक जिससे उसका अंत हो जाए और समस्या हमेशा के लिए हल हो जाए। अध्याय 190 डबल सरनिया। स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन के लिए किसी मनुष्य को मारना एक कठिन कार्य था। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निर्जन जानवरों से भिन्न थीं, क्योंकि उनमें जन्मजात कमियां थीं। जब कोई जड़ी बूटी स्वयं को एक आदिम जड़ी बूटी या अमर जड़ी बूटी में विकसित कर लेती है तो भले ही उसका जीवनकाल बहुत लंबा हो जाता है, फिर भी वह तोड़े जाने या पकड़े जाने के अपने भाग्य से बच नहीं सकती। कुछ प्राचीन जड़ी बूटियां स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन से भी हीन थीं। प्राचीन जड़ी बूटियां होने के बावजूद उनमें पानी या जमीन के रास्ते भागने की क्षमता नहीं थी। वे बस वहीं पड़ी रहती थीं, मनुष्यों द्वारा चुने जाने या निर्जन जानवरों द्वारा खाए जाने की प्रतीक्षा करती थीं। इस प्रकार की जड़ी बूटी प्रजातियों के आदिम जड़ी बूटी में बदलने की संभावना बहुत कम थी। जब तक ये जड़ी बूटियां सचमुच गुप्त स्थानों में नहीं उगती और मनुष्य इन्हें कभी खोज नहीं पाते, तभी इनके पास स्वर्ग पृथ्वी के सार को अवशोषित करने के लिए आवश्यक 10,000 वर्ष का समय होगा। यदि ऐसा नहीं था तो उनमें से कुछ एक शक्तिशाली निर्जन पशु की सुरक्षा में थे। कुछ प्राचीन निर्जन पशु हजारों वर्षों तक एक प्राचीन जड़ी बूटी की रक्षा करते थे और अंत में परिपक्व होने पर उसे खा जाते थे। केवल ऐसी परिस्थितियों में ही इन जड़ी बूटियों को एक प्राचीन जड़ी बूटी में बदलने का अवसर मिल सकता है। इस समय स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके ये यून को भ्रमित करना तो आसान था, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था। इसे कुछ और 1000 वर्षों तक स्वर्ग पृथ्वी के सार और शुद्ध यांगची को अवशोषित करना पड़ा ताकि एक ऐसी जादुई माया का निर्माण हो सके जो वास्तव में मार सकती हो। हालांकि स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के लिए लोगों को मारना आसान नहीं था, लेकिन यह उन्हें एक बेहद भयावह दृश्य में डुबो सकता था, जिससे वे मानसिक रूप से टूट जाने की हद तक भ्रमित हो जाते थे और अंततः उन्हें पागल बना देता था। यदि कोई व्यक्ति पागल होने की प्रक्रिया में मर जाता है तो उसके शव का उपयोग ब्लड यान फ्लावर के लिए खाद के रूप में किया जा सकता है। स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन ने ऊर्जा एकत्रित करना शुरू कर दिया। इसने धीरे धीरे आसपास से शुद्ध यांगची की थोड़ी सी मात्रा को संघनित किया। ये यून को खत्म करना चाहता था, वरना वह बार बार रक्त यान फूल के लिए आता रहेगा। अगर कोई सर्वशक्तिमान मनुष्य इसके पास पहुंच जाता तो वह इसके लिए मुसीबत ही खड़ी करता। चंद्र कैलेंडर के इन दिवस की आधी रात नजदीक आ रही थी। आसपास की शुद्ध यांग ऊर्जा अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। इस समय स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की शक्ति घटकर 30% रह गई थी, लेकिन 30% तक गिरने के बावजूद स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को यह नहीं लगा कि बैंगनी रक्त क्षेत्र के मध्य चरण का कोई युवक उसके लिए खतरा बन सकता है। बैंगनी रक्त क्षेत्र को नजरअंदाज करते हुए यहां तक कि सर्वोच्च युवान स्तर का साधक भी कुछ नहीं था। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के जीवित रहने का सबसे बड़ा साधन उसके परिवेश में छिपने की क्षमता थी। जब तक वह कोई मानव ऋषि न हो, कोई भी मनुष्य उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकता था। जैसे ही वह अपनी शक्ति एकत्रित कर रहा था और ये यून पर अपना जादुई हमला करने ही वाला था, स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को अचानक एहसास हुआ कि ये यून नीचे झुक गया है और उसने 2 वस्तुएं जमीन पर रख दी हैं। वे लगभग 1 फुट व्यास की 2 डिस्क थीं। एक का रंग काला था और दूसरी का रंग बर्फीला नीला। दोनों गोल डिस्क भद्दी लग रही थी और उन पर कई तरह के चिन्ह खुदे हुए थे। ये कछुए के खोल जैसी थी, लेकिन देखने में आकर्षक नहीं थी। हालांकि हेवन पर्पल यांग जिनसेन में कुछ बुद्धि थी, लेकिन उसे सरणी तकनीकों, निर्जन स्वर्ग तकनीकों या यहाँ तक कि साधना तकनीकों की कोई समझ नहीं थी। औषधि उगाना, ताबीज बनाना या संयोजन तैयार करना पूरी तरह से मनुष्यों के लिए था। जीवनकाल, शक्ति या स्वर्ग पृथ्वी युवांची के साथ जुड़ाव के मामले में मनुष्य कई अन्य प्रजातियों से हीन थे। मनुष्य अपनी रचनात्मकता, सीखने की क्षमता और मानव जाति के बीच विरासत के निर्माण के कारण निर्जन वन्य क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते थे और अपनी भूमि पर दृढ़ता से अपना अधिकार बनाए रख सकते थे। किसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी के लिए मंत्रों या तंत्र मंत्रों के बारे में कुछ भी सीखना असंभव था। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को यह नहीं पता था कि यून ने जमीन पर जो 2 वस्तुएं रखी थी वे किस लिए थीं। उसे लगा कि एक किशोर मनुष्य उसके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक सतर्क आदिम जड़ी बूटी होने के नाते उसने चुपके से इस बात पर नजर रखी कि यून ने वे 2 सरणी डिस्क कहाँ रखी थी। उसे कोई चिंता नहीं थी।
क्योंकि एक बार जब वह अपना शक्तिशाली जादुई हमला शुरू कर देता तो यी यून का दिमाग चकनाचूर हो जाता। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यी यून ने जमीन पर कौन सी सरनी डिस्क रखी थी। रात काफी ढल चुकी थी और बादल तारों को ढक रहे थे। यी यून मन ही मन समय गिन रहा था। आधी रात के पौने घंटे बजने में लगभग 1 मिनट का समय बाकी था। यी यून ने अपनी सांसों की गति धीमी कर ली और खुद को अपनी सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित कर लिया। धीरे धीरे आसपास की यिनची ऊर्जा सघन होती गई। यी यून द्वारा जमीन पर रखी गई दोनों सरनी डिस्क से भी हल्की सी शीतलता निकल रही थी। छूने पर वे बर्फ की तरह ठंडी थी। ये दोनों डिस्क सरणियां भी चंद्र इन दिन की रात में डूबी हुई थीं, जिससे निकलने वाली हवा स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ मिश्रित हो जाती थी। 2 डिस्क सरणियों में से एक पर चंद्र इन सरणी अंकित थी और दूसरी पर सिकारा सरणी अंकित थी। दोनों डिस्क एरे ताया डिवाइन सिटी के एरे मास्टर्स द्वारा बनाए गए थे। डिवाइन हेलियन बीड खरीदने के लिए अपने ड्रैगन स्केल रून्स का उपयोग करने के अलावा शेष राशि का अधिकांश हिस्सा इन 2 एरे डिस्क पर खर्च किया गया था। चंद्र इन सरणी पर एक हल्के बैंगनी रंग का ताबीज चिपका हुआ था। यह एक सस्ता सक्रियण ताबीज था। यह मंत्र यी यून के मन से जुड़ा हुआ था। जब तक वह चाहता सक्रियण मंत्र तुरंत चंद्र इन सरणी को सक्रिय कर देता था। अपनी सारी व्यवस्था ठीक से कर लेने के बाद निर्धारित समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। चंद्र यिनची की सघनता अपने चरम पर पहुंचने के साथ यी यून को एक ठंडक महसूस हुई जो मानो उसकी अस्थि मज्जा में समा गई हो। यी यून ने अपनी मांसपेशियों को कस लिया और मानो बिना किसी उद्देश्य के चलते हुए ब्लड यान फ्लावर की ओर बढ़ गया। इस समय विंग यी यून के कानों में एक कर्कश ध्वनि गूंज उठी। यी यून को सिर में तेज दर्द के साथ साथ अपनी आत्मा पर गहरा आघात महसूस हुआ। यह स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन द्वारा किया गया मानसिक हमला था। यह मानसिक हमला पिछली बार से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। यह स्पष्ट था कि स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन ने यी यून की आत्मा को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली थी। लेकिन जड़ी बूटी के पहाड़ पर आने से पहले यी यून ने मन को शांत करने वाला अमृत पिया था। यह अमृत यी यून ने पहले ही तैयार कर लिया था। हालांकि यह महंगा नहीं था, फिर भी पर्याप्त था। यी यून स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जिस क्षण उसकी आत्मा को पीड़ा हुई, उसके दांत्यान से राहत देने वाली शक्ति की एक धारा उसकी आत्मा में प्रवाहित हुई, जिसने उसके मन को ताजा पानी की तरह शुद्ध किया और दर्द को कम किया। यी यून जानता था कि स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन की सबसे बड़ी खूबी उसका जादुई हमला था। भला वह इसके लिए पहले से तैयारी क्यों न करता। यी यून के पास बैंगनी क्रिस्टल का दृष्टि क्षेत्र था, इसलिए स्पष्ट मन के अमृत के साथ वह लगभग पल भर में अपनी स्पष्ट मानसिक स्थिति में लौट आया। लेकिन स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन पर हमला करने के लिए अभी भी पर्याप्त समय नहीं था। यी यून जानता था कि 30 मीटर की दूरी से भी ताइकांग धनुष से चलाए गए तीर से स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को निशाना चूकने की संभावना थी। यी यून 10 मील की दूरी से किसी भी स्थिर वस्तु या नियमित गति से चलने वाली वस्तु पर तीर चला सकता था। लेकिन अगर वह वस्तु तीर से बच सकती थी तो यी यून के पास तीर को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं थी। हेवन पर्पल यांग जिनसेन की गति बहुत तेज थी। यी यून का तीर शायद उस तक न पहुंच पाए, इसलिए उसे भेदने का एकमात्र तरीका स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन की अगली चाल का अनुमान लगाना था। यी यून अंतिम अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। इस समय यी यून के आसपास का वातावरण धीरे धीरे बदल रहा था। वह चट्टान एक विशाल निर्जन क्षेत्र में परिवर्तित हो गई थी और उस निर्जन क्षेत्र की तीव्र गंध उसकी नाक पर हमला कर रही थी। बूम बूम बूम, धरती कांप उठी जब एक छोटे पहाड़ के आकार का एक विशालकाय जीव अदम्य शक्ति के साथ यी यून की ओर बढ़ा। मानसिक हमले के तुरंत बाद मायावी जादू का प्रयोग शुरू हो गया। जब यी यून ने पहली बार इस मायाजाल में प्रवेश किया था, तब की तुलना में अब उसे कोई संदेह या झिझक नहीं थी। उसने उस दृश्य की पहचान उस दृश्य के रूप में की जो उसने ताया दिव्य नगर में पहली बार प्रवेश करते समय देखा था। ये वही दिव्य वनभूमि थी जिसे उसने हवाई यान में रहते हुए देखा था। इतना कहकर यी यून ने भ्रम से भ्रमित होने का नाटक किया। उसने अपनी 1000 सेनाओं वाली तलवार निकाली और उस विशालकाय जीव की ओर धावा बोल दिया। आखिरकार वह भ्रम तो भ्रम ही था। यी यून को कोई डर नहीं था, इसलिए भले ही उसके सामने एक विशालकाय निर्जन जानवर खड़ा था, वह महज एक भ्रम ही था। 1000 सेनाओं की तलवार ने नीचे की ओर वार किया। एक शक्तिशाली निर्जन जानवर जो वास्तव में यी यून को पल भर में मार सकता था, यी यून द्वारा 2 टुकड़ों में काट दिया गया। जैसे ही कृपाण ने परछाई बनाए और ठंडी चमक से परावर्तित हुई, यी यून के हाथ में मौजूद 1000 सेना की कृपाण खून से लथपथ होने लगी। यी यून ने एक के बाद एक कई भयानक राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस अफरा तफरी के बीच यी यून बचते हुए आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे उस प्राचीन जड़ी बूटी की ओर बढ़ रही थी। 30 मीटर, 27 मीटर, 24 मीटर, जैसे जैसे वह धीरे धीरे पास आता गया, यी यून ने दूरी गिनते हुए अपनी सांस रोक ली। उसने ऐसा दिखावा किया कि वह अभी भी मायावी जादू के दायरे में है, लेकिन वास्तविकता में वह घातक प्रहार कर रहा था। जैसे ही यी यून स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन से 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा, स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन आखिरकार सतर्क हो गया। हालांकि यही यून को नीचा समझता था, लेकिन एक प्राचीन जड़ी बूटी होने के कारण इसकी आदत मनुष्यों से दूर रहने की थी। ये चुपके से थोड़ा सा पीछे हट गया, लेकिन यह ज्यादा पीछे नहीं हटा, वरना इसकी जादुई शक्ति यी यून पर अपना हमला जारी नहीं रख पाती। आदिम जड़ी बूटी को पीछे हटते देख यी यून का दिल थोड़ा बैठ गया। अराजकता के बीच धीरे धीरे स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन के पास पहुंचने की उसकी योजना धराशायी हो गई थी। दरअसल प्राचीन जड़ी बूटियां स्वभाव से ही सतर्क थीं। वे अवचेतन रूप से दूरी बनाए रखने का निर्णय लेती थीं, भले ही वह व्यक्ति उनके लिए कोई खतरा न हो। ऐसे में 1000 सेना की कृपाण से हमला करने से पहले अपने और आदिम जड़ी बूटी के बीच की दूरी को 3 मीटर से कम करने की कोशिश करना अव्यावहारिक था। यी यून को अपने धनुष और बाण पर भरोसा करना पड़ा और उसने घातक तीर चलाया।